वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, इस बार मैं जो सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ वो सीरियसली एक एंटरटेनिंग पर्पस से बनाई गई वेब सीरीज नहीं है, बल्कि सीरियसली एक मास्टरपीस सीरीज है। अगर आप लोग साई-फाई वेब सीरीज लवर हैं, तो गाइस ये सीरीज आप लोगों की एक बेस्ट सिलेक्शन रही होगी। इस पूरी सीरीज के अंदर हमें काफी सारी नई चीजें, टेक्नोलॉजी, प्लैनेट्स, एलियंस, रोबोट्स, सर्वाइव कैसे किया जा सकता है, इतने सारे कॉम्बिनेशन से इस मास्टरपीस को तैयार किया गया है। इस वेब सीरीज को स्टार्ट करने से पहले इसका ओवरव्यू काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप समझ पाए कि आखिर आप क्या चीज देख रहे हैं। ये वेब सीरीज हमें 2044 में ले चलती है। टाइम इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि लोग इस टाइम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे, या हर जगह ऐसी गैसेस फैली थी जिससे कि इंसान मर सकते थे। अब जब इंसानों के पास टेक्नोलॉजी काफी अच्छी आ चुकी थी, तो लोगों ने अर्थ को छोड़ने का फैसला किया। उसी टाइम के बीच में एक एलियन स्पेसशिप अर्थ के अंदर एंटर करता है। साइंटिस्ट उस यूएफओ की टेक्नोलॉजी को चुराकर एक मदर रेजोल्यूट क्रिएट करते हैं। हर किसी इंसान को नए प्लेनेट पे नहीं भेजा जा सकता था, इसी कारण हर एक इंसान के एग्जामिनेशन किए जाते थे। जो भी उस एग्जामिनेशन में पास होते, उन चुने हुए इंसानों को मदर रेजोल्यूट अल्फा सेंटॉय नाम के नए प्लेनेट तक ले जाए। ये एक हैबिटेबल प्लेनेट था जिसपे इंसान जिंदा रह सकते हैं और अपनी आगे की लाइफ भी जी सकते हैं। लेकिन जब वो पूरा रेजोल्यूट प्लेनेट तक आगे बढ़ रहा था, उसी बीच में एक एलियन स्पेसशिप ने उस रेजोल्यूट पे हमला किया था। अब यहाँ पे गाइस जितने भी स्पेसशिप थे उन्हें जुपिटर नाम दिया गया था। काफी सारे जुपिटर को रेजोल्यूट के कैप्टन को वहाँ से भेजना पड़ता है। गाइस ये पूरी वेब सीरीज एक रॉबिन्सन नाम की फैमिली पे बेस्ड है। अब यहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली को एक नया फ्रेंड भी मिलता है, जो कि एक एलियन रोबोट था। असल के अंदर उस रोबोट को इस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर विल रॉबिन्सन ने एक्सप्लोर किया था। इन दोनों की दोस्ती आपको कहीं आगे तक दिखाई देगी। अब ये पूरी वेब सीरीज रॉबिन्सन फैमिली के साथ कई और ऐसे भी लोग थे जो कि एक प्लेनेट पे अटक जाते हैं, और वहाँ से अल्फा सेंटोनिक तक पहुँचने की ये पूरी कहानी है। अब जब आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, तो हम इस सीरीज के फर्स्ट सीजन के फर्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रॉबिन्सन फैमिली दिखाई जाती है। असल के अंदर इन सभी को रेजोल्यूट से भेज दिया गया था सबसे नियर प्लेनेट पे, क्योंकि इनके रेजोल्यूट पे किसी एलियन स्पेसशिप ने हमला किया था। ये सारी फैमिली बहुत ही आराम से बैठी थी और अपने टाइम को एंजॉय कर रही थी। इन्हें भी पता था कि कोई भी खतरा इन तक पहुंच सकता है। उसी टाइम रेजोल्यूट का एक हिस्सा टूट के इनके शिप से टकराता है। पूरा शिप बुरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जिस तरीके से इस शिप को लैंड करना चाहिए था, इसके अपोजिट शिप क्रैश होके प्लेनेट पे लैंड करता है। इसके कारण शिप के अंदर जितने भी सामान थे वो इधर उधर हिलने लगे थे। रॉबिन्सन फैमिली के अंदर एक कपल और 3 बच्चे थे। मॉरिन जो कि इन बच्चों की मॉम थी, उन्हीं के पैर पे एक बॉक्स आके टकराता है। मॉरिन का पैर फ्रैक्चर हो चुका था। बाहर आके इन सब लोगों को सबसे पहले मॉरिन को फर्स्ट एड देना था। ये लोग अपना कैंप बनाते या फिर और कोई चीज सोचते, उससे पहले इन लोगों का स्पेसशिप पानी के अंदर डूब जाता है। असल के अंदर ये एक ऐसे प्लेनेट पे थे जहाँ पे पूरी तरीके से बर्फ थी। इस प्लेनेट के बारे में आपको और काफी सारी चीजें आगे पता चलती जाएगी। जिस जगह पे स्पेसशिप था वो जगह इतनी कच्ची थी कि बर्फ के अंदर वो पूरा स्पेसशिप डूब चुका था। जिसके बाद गाइस हमें फैमिली मेंबर के बारे में बताया जाता है। जॉन जो कि इस फैमिली का हेड था, वो असल के अंदर एक्स आर्मी मेंबर था। काम में इतना ज्यादा बिजी रहने के कारण फैमिली को टाइम नहीं देने से इस फैमिली के बीच में दरारें आ चुकी थी। फैमिली हमेशा जॉन के आने का वेट किया करती थी। रॉबिन्सन फैमिली की बड़ी बेटी का नाम जूडी था, जो कि मॉरिन के फर्स्ट हस्बैंड की थी। मॉरिन की दूसरी बेटी का नाम पेनी और सबसे छोटे बेटे का नाम विल था। गाइस इस सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में हमें पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरीज दिखाई गई है, ताकि हर एक कैरेक्टर की अच्छी तरीके से बैकग्राउंड स्टोरी भी बता दी जाए। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। शिप जिस तरीके से पानी के अंदर डूबा था, उस पूरे एनवायरनमेंट को कैलकुलेट करके मॉरिन को पता चल चुका था कि अगर कुछ टाइम तक इन लोगों के पास कोई हेल्प नहीं पहुंची, तो वो पानी पूरी तरीके से जम जाएगा। 0 डिग्री से टेम्परेचर -60 डिग्री तक चला जाएगा। शिप के साथ में ये सारे लोग भी जम जाएंगे और मर जाएंगे। इसी प्लेनेट पे बाकी जुपिटर को भी लैंड करना था। इसी कारण काफी सारे और जुपिटर्स भी थे जो कि यहाँ पे क्रैश लैंड कर रहे थे। जुपिटर इतने ज्यादा दूर लैंड कर रहे थे कि ये लोग मदद भी नहीं मांग सकते थे। पेनी यहाँ पे फ्लेयर गन लेके जाती है और उसे शूट करती है, ताकि कोई मदद के लिए उन्हें देख सके। जूडी को मेडिकल के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। इसी के कारण जब वो अपने मॉम का पैर चेक करती है, तो उसे पता चल चुका था कि पैर की हड्डी टूटी है। मॉरिन यहाँ पे अपना हेलमेट उतार देती है। असल के अंदर वो उस प्लेनेट में सांस ले पा रही थी। ये बात उसे तब पता चली जब उसने जॉन के सूट को थोड़ा सा फटा हुआ देखा। अगर इस प्लेनेट पे गैसेस होती और ऐसी गैसेस होती जिससे कि इंसान मर सकते हैं, तो शायद जॉन अभी तक जिंदा नहीं रह पाता। इसी बात से मॉरिन को पता चलता है कि इस प्लेनेट पे ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जूडी विल के पास में भी जाती है, क्योंकि स्पेसशिप की टक्कर लगने से विल को भी काफी ज्यादा झटका लगा था। छोटा बच्चा था, इसी के कारण उसे पेन हो रहा था। लेकिन जॉन ने सोचा कि उसका
बच्चा काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इस चीज के पीछे जूडी आर्ग्यूमेंट करती है। इनके आर्ग्यूमेंट से साफ पता चल रहा था कि जूडी अपने फादर से उतना प्यार नहीं करती जितना प्यार पेनी और विल करते हैं। असल के अंदर जूडी को लगता था कि उसके फादर उस समय फैमिली के साथ नहीं थे जब उन्हें होना चाहिए था। वो हमेशा अपने काम में बिजी रहे और इसी कारण जूडी अपने फादर को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती थी। वहीं दूसरी तरफ पेनी और विल दोनों अपने फादर को इम्पोर्टेंट समझते थे और उनके काम को भी इम्पोर्टेंट समझते थे। यहाँ जॉन मॉरिन से पूछता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए कितना टाइम मिल सकता है। मॉरिन साफ कह चुकी थी कि 6 घंटे के अंदर सूरज डूब जाएगा और अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो ये पूरी जगह जम जाएगी। उसी टाइम जॉन को एक आइडिया आता है कि अगर इन लोगों को यहाँ पे सर्वाइव करना है तो इन्हें स्पेसशिप में जाना पड़ेगा। स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी बैटरी है, सूट को चार्ज करने वाली आयम लिथियम बैटरी ले आए तो ये सभी लोग अपने सूट को गर्म रख सकते हैं, वो भी पूरी रात। अब यहाँ पे सीन ये क्रिएट होता है कि मॉरिन अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसके पैर में चोट लगी थी। जॉन का सूट फटा हुआ था और बाकी दोनों लड़कियों को भेजने से अच्छा ये लोग विल को भेजे क्योंकि विल की हाइट छोटी है और वो बच्चा जल्दी पानी में जाकर आ जाएगा। अब जब जॉन अपने बेटे विल को तैयार करता है और उसे समझाता है कि किस तरीके से उसे पानी के अंदर जाना है, तो हम उसी टाइम देखते हैं कि जूडी अपना सूट पहन के पानी में कूद जाती है। अब गाइस इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था जो कि आपको आगे पता चलेगा। यहाँ पे जूडी पानी के अंदर तैरती हुई सीधा शिप तक पहुँच जाती है। वो असल के अंदर टॉप डोर से नहीं बल्कि बैक डोर से जाती है। जूडी एयरलॉक से एंट्री करती है और यहाँ से सप्लाई रूम थोड़ा सा दूर था। जूडी सप्लाई रूम में पहुँच के बैटरीज को ले भी आती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पानी काफी तेजी से जम रहा था। मॉरिन ऊपर से कह रही थी कि शायद जूडी नहीं पहुँच पाएगी, इसी कारण उसे बैटरीज छोड़ देनी चाहिए। पेरेंट्स के कहने पे जूडी बैटरीज को भी छोड़ देती है, लेकिन ये भी उसे हेल्प नहीं करता क्योंकि ऊपर आने से पहले ही पूरी बर्फ जम चुकी थी और उसके अंदर जूडी भी वहीं रह जाती है। जूडी यहाँ पे अपनी मॉम मॉरिन से पूछती है कि वो कितने टाइम तक यहाँ जिंदा रह सकती है। 5 से 6 घंटे की ऑक्सीजन इस सूट के अंदर इनबिल्ड थी, यानी कि अगले 5-6 घंटे जूडी इसी जमी हुई जगह पे अपने सूट के अंदर जिंदा रह सकती थी। अब जॉन के पास जो भी चीज थी वो उसी चीज से बर्फ को खोदने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद में भी ये बहुत कम खोद पाए थे। उसी टाइम विल को एक आइडिया आता है। विल असल के अंदर सामने वाले माउंटेन पे देख रहा था जहाँ से रोशनी आ रही थी। चलते हुए बर्फ को देख के विल को समझ में आ जाता है कि यहाँ जरूर कोई न कोई स्पेसशिप आके टकराई है जिसमें मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम जब भी बर्फ के साथ मिलता है तो वो जलने लगता है और बर्फ के साथ होने के कारण मैग्नीशियम काफी ज्यादा स्पीड से जलता है। विल ये सारी बात जॉन को बताता है और अब जॉन विल की बात सुन के उसी के साथ में उस मैग्नीशियम को कलेक्ट करने के लिए वहाँ से चला जाता है। पेनी को पीछे का सारा सपोर्ट दिया जाता है कि पीछे की चीज अब तुम संभालोगी। यहाँ पर हमें इस फैमिली का एक सीन और दिखाया जाता है। जब टाइम काफी ज्यादा खराब चल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन मास्क पहन के जाना पड़ रहा था, उस टाइम पे भी पेनी अपने फादर को सपोर्ट करती है। जॉन जब भी घर नहीं आता था उसके बावजूद भी पेनी क्रिसमस पे अपने फादर के लिए गिफ्ट्स लिया करती थी। यहाँ पेनी अपनी बहन जूडी के पास आके बैठ जाती है ताकि वो उसे थोड़ा सपोर्ट कर सके। जूडी को पता था कि वो ऐसे जमी हुई ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएगी। यहाँ पे हम जॉन और विल को देखते हैं। असल के अंदर जॉन विल को इसलिए लेके गया था क्योंकि जॉन को मैग्नीशियम का कोई आइडिया नहीं है कि वो कैसा दिखता है और कौन से पार्ट को साथ लेकर आना है। इन दोनों के ही सामने वो माउंटेन था जहाँ पे जलता हुआ मैग्नीशियम इन्हें दिखाई दे रहा था। विल के कहने पे जॉन को वो जगह मिल जाती है जहाँ से उसे मैग्नीशियम कलेक्ट करना था। विल यहाँ पे शांति से थोड़ा दूर ही खड़ा था, लेकिन तभी एकदम से जहाँ विल खड़ा था उसी जगह की बर्फ खसक जाती है और विल यहाँ पे बनी हुई सुरंग से सीधा नीचे की तरफ पहुँच जाता है जो की बहुत बड़ी सुरंग थी। सेम टाइम पे यहाँ मॉरिन की भी हालत खराब होती जा रही थी। जूडी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसी कारण वो पेनी को अपनी मॉम को देखने के लिए कहती है। मॉरिन की जो कंडीशन थी उसी टाइम के अंदर अगर मॉरिन का इलाज नहीं किया जाता तो मॉरिन का पूरा पैर सख्त हो जाता और उसके अंदर का ब्लड मॉरिन को शायद पैरालाइज भी कर सकता था। पेनी को उसी टाइम मॉरिन का ऑपरेशन करना था और ये सारे इंस्ट्रक्शन उसे जूडी बताती जा रही थी। जूडी इस टाइम पे जमी हुई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन को इंस्ट्रक्शन देके अपनी मॉम का इंस्टेंट ऑपरेशन करवाती है। दूसरी तरफ विल उस सुरंग से नीचे आके एक ऐसी जगह पे पहुंचा जो कि पूरी तरीके से जंगल था, यानी कि इस प्लेनेट का दूसरा रूप, बर्फ के साथ में फॉरेस्ट भी। विल काफी डरा हुआ था, लेकिन जॉन उस समय नीचे आके विल की मदद नहीं कर सकता था क्योंकि जूडी के पास बहुत कम टाइम था। एक समय पे जॉन अपने एक बच्चे को ही बचा सकता था और इस समय वो पहले जूडी को चूज करता है कि वहाँ जाके वो पहले जूडी को मैग्नीशियम के थ्रू बाहर निकालेगा और उसके बाद में आके यहाँ से विल को ले जाएगा। विल भी ये बात समझता है और अपने फादर को यहाँ से जाने देता है। अब गाइस यहाँ पे मैं मॉरिन के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ और इसी के साथ में ये प्लॉट भी रिवील होगा कि विल के कूदने से पहले वहाँ जूडी क्यों कूदी थी पानी में। मॉरिन एक साइंटिस्ट थी। मॉरिन वहाँ काम करती थी जहाँ पे इस पूरे रेजुलेट के मिशन को एग्जीक्यूट किया गया था, साथ ही साथ जहाँ पे जुपिटर भी बना करते थे। अल्फा सेंटोरी को एक्सप्लोर करना, ये प्लेनेट सर्वाइविंग है या नहीं है, इतने सारे डिस्कशन के अंदर मॉरिन हमेशा से थी। यहाँ पर हमें बताया गया है कि विल उस एग्जामिनेशन को पास नहीं कर पाया जिस एग्जामिनेशन के अंदर लोगों को चुना जाना था। अब जब
जब विल की माँ मॉरिन एक साइंटिस्ट है तो वो ऑफ कोर्स अपने बेटे को अर्थ पे कैसे छोड़ के जा सकती थी। इसी कारण मॉरिन ने एक चीटिंग की। जब विल उस एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो मॉरिन ने अपने बेटे को एलिजिबल बना दिया स्पेस में जाने के लिए, और यही रीजन था कि विल के पास में किसी भी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं थी सर्वाइव करने की। हालांकि वो अपने मॉम जितना इंटेलिजेंट था लेकिन उसके पास में सर्वाइव करने की एबिलिटी नहीं थी। मॉरिन ने कुछ डेटा को चेंज किया और अपने बेटे को स्पेस में जाने के लिए एलिजिबल कर दिया। हम यहाँ विल को देखते हैं जो कि अब उस जगह से उठ के जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पे उसे एक एलियन स्पेसशिप मिलता है। वो एलियन स्पेसशिप भी क्रैश हो रखा था। विल जब ये सारी चीजें देखता है तो सबसे पहले अपने कैमरे को ऑन करता है और चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। विल कहता है कि मैं इस पूरे इंसानी सभ्यता का ऐसा पहला इंसान हूँ जिसने एलियन इंटेलिजेंस का सबूत ढूंढा है। विल चाहता था कि वो इस स्पेसशिप के अंदर भी जाए, लेकिन तभी काफी सारी आवाजें आने के कारण विल डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। उसे जंगल के अंदर एक रोबोट भी दिखाई देता है लेकिन उसे सिर्फ पैर दिखाई देते हैं। डर के मारे वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। वो पैर भी विल की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। विल को समझ नहीं आता कि आखिर ये रोबोट उसे कैसे देख पा रहा है। विल के पीछे उस रोबोट का आधा हिस्सा था जो कि विल को मारना चाहता था, और सेम टाइम पे सीन जॉन के पास शिफ्ट हो जाता है जो कि मैग्नीशियम लेके जूडी के पास पहुंचता है। जॉन यहाँ पे मैग्नीशियम को आइस के ऊपर रख के उस पे आग लगाता है और ये चीज काम भी करने लगी थी। काफी हद तक बर्फ पिघलने भी लगी थी। जैसे ही ये लोग जूडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं उसी टाइम पे यहाँ सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं। जब यहाँ पे बारिश आ जाती है और टेम्परेचर के ठंडे होने के कारण जितनी जगह को खोदा गया था वहाँ पे वापस से बर्फ बन जाती है। इसी टाइम के बीच में गाइस हमें इस कपल के बीच की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई गई, यानी कि मॉरिन और जॉन के बीच में एक ऐसा गैप था जो कि इन्हें डाइवोर्स तक ले आया था। मॉरिन ने डाइवोर्स पेपर जॉन तक भेज दिए थे क्योंकि वो अपने बच्चों को अपने साथ में स्पेसशिप में ले जाना चाहती थी और दूसरे प्लेनेट पे सर्वाइव करना चाहती थी। इसी के साथ हम विल को देखते हैं जिसे वो रोबोट मारना चाहता था, लेकिन काफी देर होने के बाद वो रोबोट भी शांत बैठ जाता और कुछ भी नहीं करता। विल अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे उस रोबोट की सारी पावर्स खत्म हो चुकी थी, मानो कि वो रोबोट मारना नहीं चाहता था बल्कि जिंदा रहना चाहता था। रात होने के साथ में मैग्नीशियम से निकली आग पूरे जंगल में लग जाती है। हर तरफ आग लगी थी। विल नीचे भी नहीं उतर सकता था क्योंकि नीचे रोबोट था। ओवरऑल विल बुरी तरीके से फंस चुका था, लेकिन विल को अपने सामने बैठे हुए रोबोट से साफ दिखाई दे रहा था कि वो रोबोट जिंदा रहना चाहता है। उसके नीचे बाकी का हिस्सा है लेकिन ऊपर वाला हिस्सा नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है। धीरे धीरे करके उस रोबोट के फेस से लाइट्स भी कम होने लगी थी। तब यहाँ पे विल डिसीजन लेता है कि अगर वो जिंदा नहीं रह सका तो एटलीस्ट ये रोबोट तो जिंदा रहे। अपने पास के एक थ्रेड को लेके वो पेड़ को काट देता है और रोबोट को नीचे गिरा देता है ताकि वो रोबोट खुद को जोड़ सके। अब जब विल ने उस रोबोट को नीचे गिरा दिया था और उस रोबोट ने खुद को जोड़ लिया था, तो जैसा कि विल ने रोबोट की हेल्प करी थी तो रोबोट भी विल की हेल्प करता है। वो सीधा पेड़ पे चढ़ता है और विल को अपने साथ में उठा के उस आग से काफी दूर ले जाता है। यहाँ सीन उस टाइम पे पहुँच जाता है जब पूरी फैमिली हार चुकी थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो जूडी को बाहर कैसे निकाले। तब एंट्री यहाँ पे विल की होती है। विल यहाँ पे अपने साथ में रोबोट को लेकर आया था। पहले तो रॉबिन्सन फैमिली डर जाती है कि आखिर विल किसके साथ में है। यहाँ पे गाइस हम एक बहुत बड़ा चेंज देखते हैं क्योंकि रोबोट जब पहले विल के साथ में था तब उसके फेस की लाइट रेड थी, लेकिन हेल्प के बाद में अब उस रोबोट के चेहरे की लाइट ब्लू में बदल चुकी थी और बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन भी एक ह्यूमन के जैसा हो गया था। वो रोबोट आके उस पूरी बर्फ को पिघलाने लगता है। उस बर्फ के पिघलने के साथ में ही जूडी बाहर निकल चुकी थी। ये सारे फैमिली मेंबर्स एक दूसरे को जिंदा देख के बहुत खुश थे और तभी ये विल अपने रोबोट से कहता है कि क्या तुम हमारी जान बचा सकते हो, क्योंकि इतने ठंड के अंदर ये लोग जम सकते थे। और उस रोबोट ने अपनी बॉडी से निकलने वाली हीट से इन सभी को जिंदा रखा। सीन यहाँ पे अब शिफ्ट होता है 12 घंटे पहले का, यानी कि इस इंसिडेंट से 12 घंटे पहले ये लोग रेजुलेट में थे। हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी जिस रोबोट ने विल की मदद की है उसी रोबोट ने इस रेजुलेट पे बुरी तरीके से अटैक किया है। वो लोगों को मार रहा है। रॉबिन्सन फैमिली इस अटैक को देखने से पहले यहाँ से चली गई थी। यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी था और उसका नाम डॉक्टर स्मिथ था। उस मरते हुए आदमी का जैकेट और एक्सेस चुरा के ये लेडी वहाँ से भागने लगती है। इसी के साथ में 2 टेक्नीशियन जो कि एक जुपिटर को चोरी करना चाहते थे वहाँ के एक्सेस को तोड़ रहे थे। तभी यहाँ पे वो लेडी पहुँचती है डॉक्टर स्मिथ बनके। उस स्पेसशिप में अकेले जाने से अच्छा वो उन दोनों टेक्नीशियन को कहती है कि तुम मेरे साथ में चल सकते हो। और जितने जुपिटर वहाँ से निकल सकते थे उतने जुपिटर रेजुलेट से अलग होके नियर प्लैनेट पे जाने लगते हैं। हम यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को खुलता हुआ भी देखते हैं। वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल रेजुलेट के साथ में बाकी सारे जुपिटर्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी के कारण हम लोगों को क्लियर होता है कि रेजुलेट और बाकी सारे जुपिटर उस पूरे वे से भटक गए हैं जहाँ से इन लोगों को नए प्लैनेट पे जाना था। इसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल के कारण ये सारे शिप्स किसी दूसरे प्लैनेट पे पहुँच गए हैं। उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल के अंदर रेजुलेट और जुपिटर हमें जाते हुए दिखाई देते हैं। और उसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस की लास्ट
लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली एक अनजान प्लेनेट पे अटक चुकी है। यहाँ पे इनकी दोस्ती एक एलियन रोबोट से भी हो जाती है। आगे ऐसी कई सारी चीजें होगी जिसका सामना इन लोगों का इस प्लेनेट पे होगा। लास्ट एपिसोड की कंटिन्यूटी से एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हम नकली डॉक्टर स्मिथ बनी हुई लड़की का जुपिटर देखते हैं। असल के अंदर ये जुपिटर भी क्रैश हो चुका था। डॉन वेस्ट का बेल्ट फंसा हुआ था और जिस स्टेज पे इन लोगों का जुपिटर था वो क्लिफ के एज पे था, जिसका एक हिस्सा टूट भी चुका था। डॉन कैसे तैसे करके अपने बेल्ट को ओपन करता है और वहाँ से ऊपर आता है। नकली डॉक्टर स्मिथ कहती है कि मेरा भी बेल्ट खोलो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डॉन बड़ी मुश्किल से नकली डॉक्टर स्मिथ को भी वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद सीन यहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली के ऊपर शिफ्ट होती है। ये पूरी फैमिली वंडर कर रही थी कि आखिर ये एलियन रोबोट यहाँ पे पहुंचा कैसे, ये किस चीज का बना हुआ है। खासकर मॉरिन तो उस पूरे रोबोट को सर्च करना चाहती थी, क्योंकि आज से पहले ऐसी चीज किसी ने नहीं देखी थी। हो सकता है कि ये लोगों के लिए सेफ भी नहीं है, लेकिन विल कहता है कि उसने मेरी मदद की है और मॉरिन भी इस चीज का सपोर्ट करती है कि विल को वो जंगल से यहाँ ले आया और उसके बाद जूडी को भी उसने बाहर निकाला। विल के कहने पे वो रोबोट आगे भी मदद करता है और स्पेसशिप को निकालने के लिए वो खुद की बॉडी में हीट लाकर उस पूरी बर्फ को पिघलाकर सीधा स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। इस नकली डॉक्टर स्मिथ वाली लड़की का नाम जून था। जून को यहाँ पे असली डॉक्टर स्मिथ की फैमिली का एक एल्बम मिलता है। वो सोचती है कि एविडेंस किसी के हाथ में ना लगे, इसलिए जून इस एल्बम को वहीं गिरा देती है और अभी भी वो डॉक्टर बनने की एक्टिंग कर रही थी। डॉन के साथ जो एक लड़की और थी, क्रैश लैंडिंग के टाइम पे उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था, इसी कारण वो जिंदा नहीं बच पाई। जून यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, इसी कारण वो डॉन को कहती है कि क्या तुम इसे अपने साथ नहीं लेके जाओगी, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। डॉन वहाँ से कुछ काम की चीजें अपने साथ ले जाता है और जून यहाँ पे डॉन को दिखाना चाहती थी कि वो कितना सेल्फिश है। सीन यहाँ पे फिर से रॉबिन्सन फैमिली के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम जूडी को देखते हैं जिसे अभी भी वही सारे सपने आ रहे थे कि कैसे कुछ टाइम पहले तक वो बर्फ के नीचे दबी हुई थी। साथ ही में रोबोट अभी इस फैमिली की अच्छी खासी मदद कर रहा था, क्योंकि स्पेसशिप के अंदर से वो काफी सारे पानी को इवेपोरेट कर चुका था और बाकी पानी को मशीन के जरिए पाइप से ऊपर धकेला जा रहा था। जॉन ने अभी तक भी इस रोबोट पे पूरी तरीके से बिलीव नहीं किया था, इसी कारण वो हर समय इस रोबोट के ऊपर नजर रखता था। दूसरी तरफ डॉन अपने आसपास की एरिया को देखता है कि वो कहाँ पर है और उसके आसपास क्या उसे किसी भी तरीके की मदद मिल सकती है। तब उसे दूर एक पैराशूट दिखाई देता है, इसका मतलब है कि शायद वहाँ पे कोई इंसान अभी भी जिंदा हो। डॉन जूडी की मदद करता है उसकी मरी हुई साथी के जूते उसे देकर, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ की मिट्टी इतनी ज्यादा शार्प है कि शायद अगर पैर रखा जाए तो उसे पैर कट भी सकता है। विल अपनी मॉम की ही तरह एक इंटेलिजेंट बच्चा था, इसी कारण उसे सारे सिस्टम्स को ठीक करना भी आता था। जूडी की जान उसके पेरेंट्स ने नहीं बचाई थी, बल्कि जूडी की जान इस रोबोट ने बचाई थी। इसी कारण जूडी यहाँ रोबोट के पास आके उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। हो सकता है कि शायद इस रोबोट को समझ में ना आए, लेकिन जिस तरीके से ये रोबोट यहाँ खड़ा था उससे ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो जूडी की बातों को समझ रहा था। पैनी को बताया जाता है कि बाहर जाके उसे पाइप क्लियर करने हैं। पैनी जब बाहर जाके पाइप को क्लियर करती है ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके, तब उसे सामने माउंटेन के ऊपर एक बड़ा सा ब्लास्ट दिखाई देता है। यही बात वो नीचे आके अपने पेरेंट्स को कहती है। उसी टाइम मॉरिन और जॉन सोचते हैं कि शायद कोई सर्वाइवर और भी बचे हैं और इन्हें आगे जाने के लिए मदद भी मिल सकती है। उन लोगों को ढूंढने के लिए जॉन और मॉरिन निकल पड़ते हैं, लेकिन जाने से पहले मॉरिन यहाँ पे जूडी को एक काम देके जाती है कि धीरे धीरे करके बहुत स्टेप बाय स्टेप उसे जुपिटर को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर एकदम से उसने सारी एनर्जी को यूज कर लिया तो शायद वो वापस से बर्फ के अंदर ही रह जाए और बाहर ना निकल पाए। जॉन को इस रोबोट से डर था, इसी कारण वो सिस्टम से एक गन चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। शायद जॉन और मॉरिन सर्वाइवर्स को ना ढूंढ पाए, इसीलिए उन्हें इस रोबोट की मदद चाहिए थी और ये रोबोट विल की बात मानता था। इसी कारण यहाँ से जॉन, मॉरिन, रोबोट और विल चारों लोगों को ढूंढने के लिए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस प्लेनेट के कई सारे रूप है, वैसे ही जब सीन शिफ्ट होता है डॉन के ऊपर तो हम देखते हैं कि ये डेजर्ट है, जहाँ पे डॉन और जून दोनों घूम रहे थे। ये डॉक्टर स्मिथ बनने वाली लेडी अपने बारे में सब कुछ झूठ बताती है कि वो किस प्रोफेशन से आई है और उसकी फैमिली के अंदर कौन कौन है। आगे जाकर इन्हें एक पैराशूट मिलता है और वो भी पूरी तरीके से क्रैश हो रखा था। साथ ही में एक लड़की मिलती है जिसका नाम एंजेला था। इस समय वो होश में नहीं थी। जूडी यहाँ पे पैनी के साथ में जुपिटर को ऊपर ले जाने की कोशिश करती है और साथ ही में पैनी ने अपने मॉम के दिए हुए सारे काम भी कर लिए थे। यहाँ रॉबिन्सन फैमिली उस जगह पे पहुंच चुकी थी जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रैश जुपिटर ही मिलता है, कोई जिंदा इंसान इन्हें नहीं मिलता। पैनी को एक बार फिर से जब पाइप क्लियर करने के लिए ऊपर भेजा जाता है तो वो अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा तूफान देखती है, ऐसा स्ट्रोम जिससे कि शायद कोई बच ना सके। वो ऊपर आके अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और सोचती है कि वो जाके जंगल में से अपने पेरेंट्स को वापस ले आए। इस बात के लिए जूडी मना कर देती है, लेकिन पैनी कहती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से अकेली चली जाऊंगी, लेकिन अकेले जाने के लिए पीछे का रास्ता क्लियर होना चाहिए। इसी कारण पैनी जुपिटर के ऐसे प्लग्स ऑन कर देती है जिससे कि पीछे के इंजन स्टार्ट
स्टार्ट हो जाते हैं। इंजन इतने ज्यादा गर्म थे कि पीछे से सारी आइस मेल्ट हो जाती है और रास्ता थोड़ा साफ हो जाता है चैरियट को निकालने के लिए। अब गाइस यहाँ पे चैरियट एक ऐसी गाड़ी बताई गई है जो कि स्पेसशिप में भी चलाई जा सकती है। उसमें जिंदा रहने के काफी सारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम थे और ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी थे जो कि प्लेनेट पे इंसानों के काम आ सके। यहाँ पे मॉरिन और जॉन विल से पूछते हैं कि आखिर ये रोबोट तुम्हें मिला कहाँ पे था, हो सकता है कि वहाँ भी कोई लोग हो या फिर इसके फैमिली मेंबर्स भी हो। तब यहाँ पे विल रोबोट से पूछने की कोशिश करता है कि अब तुम्हारा क्रैश शिप कहाँ पर है, हो सकता है कि उस क्रैश शिप के अंदर से भी इन्हें कुछ काम का सामान मिल जाए। और अब जब विल पूछता है तभी रोबोट आगे का रास्ता बताता है। डॉन एंजेला की ऐसी हालत देख के समझ गया था कि ये लड़की शायद ही जिंदा बच पाएगी, ऊपर से इसका बोझ उठा के चलना एक बड़ी बात हो सकती है। तभी जून को मौका मिल जाता है और वो डॉन को कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, इस लड़की को यहीं पे छोड़ जाओगे। तब जाके डॉन उस लड़की को अपने ऊपर उठा के आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि एंजेला की जान डॉन ने बचाई थी। पेनी कैसे तैसे करके उस चैरियट को पूरी तरीके से रेडी कर चुकी थी बाहर जाने के लिए, लेकिन चैरियट को स्टार्ट करना जूडी जानती थी और जूडी वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मॉम ने मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। इसी कारण पेनी अब बिना किसी की सुने उस चैरियट को स्टार्ट करके वहाँ से निकल पड़ती है और अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि इस समय उनके पेरेंट्स कहाँ पर हो सकते हैं। यहाँ डॉन और जून अपने साथ में एंजेला को लेके काफी दूर तक आ चुके थे और ये भी अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा तूफान इनके सामने भी है। रोबोट इन सभी को अपने क्रैश शिप के पास तक ले आया था। मॉरिन उस क्रैश शिप के अंदर जाना चाहती थी, इसी कारण वो चली जाती है जॉन के साथ में। पहले तो वो शिप बिल्कुल बंद दिखाई देता है जिसके अंदर कोई लाइट फंक्शन कुछ भी ऑन नहीं था। हम विल को भी देखते हैं जो कि बाहर थोड़ा बोर हो रहा था, उसे लगता है कि शायद रोबोट उसकी बात मानेगा, इसी कारण वो एक बॉल के साथ में रोबोट से खेलने लगता है और साथ ही साथ ये भी बात करने लगता है कि जब उसे अपने फादर की जरूरत थी तो वो उसके साथ खेलने के लिए कभी प्रेजेंट नहीं थे और आज रोबोट ऐसी जगह पे है जो विल के साथ में खेल रहा है। कुछ ही देर बाद में रोबोट अपने स्पेसशिप के एक टुकड़े को टच करता है और सेम टाइम पे विल भी उसी पीस को टच करता है। रोबोट के टच करने से वो पूरा स्पेसशिप स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर एक 3D मैप पूरी जगह पे घूम रहा था। अंदर मॉरिन और जॉन को समझ तो नहीं आया था कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, लेकिन इन्हें ये जरूर पता चल गया था कि एक मैप है। जूम इन और जूम आउट करने के बाद मॉरिन को पता चलता है कि ये गैलेक्सी है, ऐसी गैलेक्सी जो कि हमारे अर्थ की गैलेक्सी से कहीं अलग है। लेकिन ये पॉसिबल आखिर कैसे हो सकता है कि हमारा रेजुलेट हमारी गैलेक्सी से निकल के किसी दूसरी गैलेक्सी तक पहुंच गया। जॉन यहाँ पे ये भी पूछता है कि हम आखिर यहाँ से निकल कैसे सकते हैं। इसी के साथ में गाइस हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि विल ने रोबोट के साथ में पुराने टाइम में जाके वो सारी चीजें देख ली थी जो कि विल को शायद नहीं देखनी चाहिए थी। विल को ये पता चल जाता है कि रेजुलेट के अंदर जिन लोगों ने अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि रोबोट के स्पीशीज के दूसरे रोबोट थे और शायद हो सकता है कि ये रोबोट भी उन्हीं में से हो जिसने पूरे रेजुलेट पे अटैक करके कई सारे लोगों को जान से भी मार दिया था। इसी चीज के कारण विल बुरी तरीके से डर जाता है और रोबोट से बहुत दूर भागता है। रोबोट अपनी बात को क्लियर करना चाहता था, इसी कारण वो भी विल के पीछे पीछे जाता है। तब विल कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने लोगों को क्यों मारा, तुम किसी के भरोसे के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से कूद जाओ और आगे बढ़ो। रोबोट विल की मदद करने के बाद में पूरी तरीके से बदल चुका था और अब वो विल की बात मानने के लिए भी तैयार था। जैसा कि विल ने कहा कि उसे आगे बढ़ जाना चाहिए था तो रोबोट ने अपने कदम बढ़ा भी लिए थे, तभी विल उसे रोक देता है और उसे प्रॉमिस लेता है कि आज के बाद वो किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। दूसरी तरफ डॉन और जून एंजेला के साथ में एक छोटे से माउंटेन के अंदर छुप जाते हैं जिससे कि ये तेज तूफान से बच सके। अब किसी न किसी को तो मदद लेने के लिए जाना ही था, नहीं तो शायद एंजेला जरूर दम तोड़ देती। अब डॉन ही एंजेला को उठा सकता था, इसी कारण जून कहती है कि मैं जाके बाहर मदद लेकर आती हूँ। एक सेकंड के लिए जून यहाँ पे डॉन को उस माउंटेन से बाहर भेजती है। जून ने यहाँ पे डॉन को इसीलिए बाहर भेजा था ताकि वो फ्लेयर गन चुरा सके और अगर कोई मदद मिले तो वो मदद जून को मिल जाए। जब डॉन वापस लौट के आता है तो जून वहाँ से ये कह के जाती है कि वो अगर मदद मिली तो जल्द ही लौट के आएगी और अगर मदद ना भी मिले तो डॉन फ्लेयर गन चला के अपनी जान बचा ले। यहाँ पे अब काफी तेज तूफान आने लगा था, इन लोगों के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही थी। पेनी भी काफी स्पीड से उस जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी और उसका कांटेक्ट अपने पेरेंट्स से हो चुका था। ये सभी लोग एक बड़े से पत्थर की आड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रोबोट यहाँ पे विल को बचाना चाहता था और अब मॉरिन बताती है कि रोशनी की तरफ आगे बढ़ती जाओ, क्योंकि रोबोट उस बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा होकर हर तरफ रोशनी कर रहा था। यही रोशनी पेनी देख लेती है और उस लाइट को फॉलो करते हुए वो अपने पेरेंट्स को चैरियट के अंदर बिठा लेती है। ये सारे वहाँ से जुपिटर की तरफ निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले इन्हें एक फ्लेयर गन दिखाई देती है। इसका मतलब था कि जरूर यहाँ पे कोई सर्वाइव कर रहा है। आगे जाने के बाद पता चलता है कि ये जून है और जब उसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे साथ में कोई और लोग भी जिंदा बचे हैं तो जून यहाँ पे मना कर देती है कि उसके साथ में कोई जिंदा नहीं बचा है, वो सिर्फ एक अकेली जिंदा बची है। पास आने पे जूडी ने जुपिटर का दरवाजा खोल दिया था और जॉन तभी अपने चैरियट को तूफान आने से पहले स्पेसशिप के अंदर उतार देता है। सारी फैमिली एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। इसी के साथ में जब जून नीचे उतरती है तो वो रोबोट को देखती है और रोबोट को देख के बहुत
बुरी तरीके से डर जाती है कि उसके सामने आखिर ये क्या चीज खड़ी है। तब विल समझाता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और वहीं से हमें जून के फेस के बारे में पता चल जाता है कि वो यहाँ पे जरूर कुछ न कुछ गलत करने के लिए ही आई है। इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली एक बार फिर से एक बड़े से स्टॉर्म से बच के अपने जुपिटर में पहुंच चुकी थी। इसी के साथ में जून जो कि नकली डॉक्टर स्मिथ बनी हुई है, उसने अपने आंखों के सामने रोबोट को देखा। जिस समय रेजुलेट के अंदर एलियंस का हमला हुआ था उस समय जून भी वहीं थी, इसी कारण वो रोबोट को पहचान चुकी थी। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। सीन यहाँ पास्ट में चला जाता है और अब हमें यहाँ पे जून की सच्चाई बताई जाती है कि वो कौन है। जून यहाँ अपनी बहन जेसिका हैरिस के घर पे आई थी। जेसिका हैरिस एक सक्सेसफुल लेडी थी जिसके पास अपना घर, गाड़ी, सब कुछ था। जेसिका हैरिस अल्फा सेंचुरी पे जाने वाले रेजुलेट के मेंबर्स में से एक थी। जेसिका हैरिस भी कॉलोनी मेंबर थी। जून की हालत देख के साफ पता चल रहा था और जेसिका की बातों से भी हमें पता चलता है कि जून एक क्रिमिनल है और काफी समय पहले से वो क्राइम करती हुई आई है और जेलों में भी रहती हुई आई है। जेसिका ने यहाँ जून को बुलाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी थी क्योंकि जेसिका खुद इस अर्थ को छोड़ के अल्फा सेंचुरी जाने वाली थी। जून को वहाँ कोई नहीं लेके जा सकता और वो यहाँ पे अर्थ पे सेफ रहे, इसी कारण जेसिका ने जून की हेल्प करी। लेकिन जून ने यहाँ पर भी बहुत बड़ी धोखेबाजी करी। उसने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश करी। जून इस अर्थ पे नहीं रहना चाहती थी, इसी कारण उसने अपनी बहन जेसिका की आइडेंटिटी चुरा ली, उसे बेहोश कर दिया और हाथ में से एक ऐसी चिप निकाली जिससे कि वो रेजुलेट के अंदर एंटर कर सके। वो जेसिका के ड्रेसेस और विग पहन के तैयार हो जाती है, साथ ही में जेसिका के नाम की सारी आईडीज भी अपने साथ ले जाती है। सीन वापस से रॉबिन्सन फैमिली पे शिफ्ट होता है जहाँ इस टाइम पे स्टॉर्म रुका नहीं था और बढ़ता ही जा रहा था। मॉरिन यहाँ पे बच्चों को एलियन शिप में मिले 3D मैप के बारे में एक्सप्लेन करती है। मॉरिन बताती है कि हमारा जुपिटर अल्फा सेंचुरी के लिए ही रेजुलेट से निकला था जो कि हमारे अर्थ से 4 लाइट ईयर दूर था, लेकिन ये लोग एक ऐसी गैलेक्सी में पहुंच चुके हैं जो कि अर्थ से और अल्फा सेंचुरी से मिलियंस लाइट ईयर दूर है। मॉरिन कहती है कि ये लोग अगर यहाँ पे पहुंच सकते हैं तो यहाँ से जाने का भी रास्ता जरूर होगा। अगर ये लोग एक बार फिर से रेजुलेट से कांटेक्ट कर पाए तभी जाके ये सक्सेसफुल हो पाएगा। इतना सारा काम करने के बाद फैमिली का हर एक मेंबर बुरी तरीके से थक चुका था। सभी लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं और उसके बाद काम को कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ जून ने अभी तक भी खुद की आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई है। वो सबको बता रही है कि वो एक थेरेपिस्ट है और कैसे वो लोगों की मदद करती है। जब सारे फैमिली मेंबर सो रहे थे तो जून हर एक फैमिली मेंबर के रूम में जाती है और उनके बारे में पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये इंसान कैसे हैं। विल को यहाँ पर अभी भी वही ड्रीम आ रहे हैं जो कि रोबोट ने उसे दिखाए थे, यानी कि रेजुलेट के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ था। ये चीजें सोच के विल बहुत परेशान था और अब जिस बर्फ के नीचे जुपिटर था वही बर्फ धीरे धीरे करके टूट रहा था। इसी कारण जुपिटर को भी झटके लग रहे थे। सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग काम करना अभी शुरू करेंगे। मॉरिन कहती है कि हम अगर यहाँ से जल्द ही नहीं निकले तो ये ग्लेशियर टूट के हमारे जुपिटर को तोड़ देंगे। जॉन यहाँ जब इंजन को चेक करने जाता है तभी वो बताता है कि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। मॉरिन जब खुद जाके उनको चेक करती है तब उसे पता चलता है कि तूफान के कारण बड़े बड़े हैवी पार्टिकल्स इंजन के अंदर अटक गए हैं। जब तक इन्हें क्लीन नहीं किया जाएगा तब तक इंजन रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा। मॉरिन सारे मेंबर्स को पेयर में बना देती है और सबको अलग अलग काम देती है। अपने साथ भी वो डॉक्टर स्मिथ को रखती है, यानी कि जून को। यहाँ मॉरिन को एक चीज और पता चलती है कि किसी ने प्रिंटर को यूज किया है और वहाँ से एक गन को प्रिंट किया है। मॉरिन को पता था कि ये चीज जरूर जॉन ही कर सकता है, इसके अलावा किसी को गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जॉन कहता है कि मैंने ऐसा करने की कोशिश करी थी लेकिन मैं इस कंप्यूटर में एंटर नहीं कर पाया। मॉरिन के पूछने पे जॉन बताता है कि ऐसा उसने अपने बेटे को उस रोबोट से प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, लेकिन मॉरिन कहती है कि अगर उसका बेटा रोबोट के साथ है तो ये लोग ज्यादा सेफ फील करते हैं क्योंकि हमेशा से ये रोबोट विल की मदद करता हुआ आ रहा है। जून एक साइंटिस्ट के साथ में स्पेस इंजीनियर भी थी, इसी कारण उसे सारे काम आते थे और स्पेस में आने से पहले सभी लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो मॉरिन को लगा कि डॉक्टर स्मिथ यानी कि जून को भी ये सारे काम आते होंगे, लेकिन तभी जून रोने लग जाती है और नाटक करती है कि उसकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं हुई जैसे बाकी लोगों की होनी चाहिए थी, तो वो शायद इस काम में मदद नहीं करवा पाएगी। जून इस समय इमोशनल होकर मॉरिन को पूरी तरीके से अपनी बातों में फंसा लेती है कि जैसे वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, लेकिन बातों ही बातों में जून यहाँ पे मॉरिन से उसकी फैमिली और उसके बारे में पता लगा रही थी। इन्हें ये भी पता चलता है कि फ्यूल काफी तेजी से कम होता जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। यहाँ रोबोट को जुपिटर के अंदर कुछ ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जिससे वो बार बार रिपीट करने लगता है कि विल रॉबिन्सन डेंजर, यानी कि विल रॉबिन्सन किसी डेंजर में है। जून को लगता है कि जुपिटर के अंदर फ्यूल भी कम हो रहा है, ऊपर से ग्लेशियर के बीच में होने से वो टूट भी सकता है। इसी कारण जून यहाँ से भागने के बारे
बारे में सोचती है। यहाँ रोबोट अपनी आंखों से जुपिटर के अंदर मौजूद ईल्स को देख लेता है। इसी कारण वो विल को प्रोटेक्ट करने के लिए विल को एक कमरे में बंद कर देता है, उसी कमरे के अंदर जहाँ पर जून भी थी। जब यहाँ पे मॉरिन पहुँचती है तो विल बताता है कि रोबोट ने मुझे अंदर बंद कर दिया है, ये कहकर कि आसपास कुछ डेंजर है। यहाँ जॉन बेसमेंट में चेक करने जाता है कि आखिर उनका फ्यूल कहाँ गायब हो रहा है। तब उसे पता चलता है कि पानी के अंदर यहाँ ईल घूम रही है। जॉन यहाँ पे एक ईल को मार के ऊपर भी ले आता है। उसकी बॉडी को कट करने के बाद में मॉरिन को पता चलता है कि इस ईल का खाना फ्यूल है। जुपिटर के अंदर दो तरीके के फ्यूल टैंक थे, एक मेन फ्यूल टैंक, दूसरा रिजर्व फ्यूल टैंक। अगर मेन फ्यूल टैंक खत्म हो जाता है तो रिजर्व फ्यूल टैंक ऑटोमेटिकली अपने सारे फ्यूल को मेन टैंक में ट्रांसफर कर देगा। ऐसा ये लोग नहीं चाहते थे क्योंकि पहले से ही फ्यूल खत्म हो रहा है और मेन टैंक में अगर सारा फ्यूल आ गया तो इन लोगों के पास फ्यूल भी नहीं बचेगा और सारा फ्यूल ये ईल्स खा जाएंगे। इसी कारण इन लोगों को रिजर्व फ्यूल टैंक बंद करना था, लेकिन ये काम मैनुअली हो सकता था नीचे बेसमेंट में जाकर। जॉन यहाँ पे अपने बेटे विल के पास जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रोबोट ना तो जॉन को अंदर जाने देता है ना ही विल को बाहर आने देता है। विल यहाँ पे पहली बार ये चीज महसूस करता है कि रोबोट उसकी बात नहीं मान रहा है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन था, ये बात तो विल भी नहीं जानता था। हर समय यहाँ पे जून किसी न किसी एक मेंबर को प्रोवोक करती रहती थी किसी और चीज के लिए, जैसे कि इस टाइम पे जून विल को इस रोबोट के लिए गलत चीजें समझा रही थी। जून यहाँ पे बातों ही बातों में विल से ये पूछ लेती है कि आखिर उसे ये रोबोट कहाँ पर मिला था। तब यहाँ पे विल बताता है कि रोबोट उसे किस कंडीशन में मिला था, वो उसे आधा टूटा हुआ मिला था और विल की मदद से वो रोबोट पूरी तरीके से जुड़ गया और उसके बाद में ये रोबोट विल से जुड़ा, जिससे कि वो विल की सारी बात मानने लगा। अब यहाँ पे सीन वापस से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें जून का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी बहन जेसिका हैरिस बन के रेजुलेट के अंदर एंट्री लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी ऐसा था जो कि जेसिका हैरिस से प्यार करता था। वो जाके सीधा जून के गले लग जाता है उसे जेसिका हैरिस समझ के। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लड़की जेसिका नहीं है बल्कि कोई और है, तो वो जून से फाइट करने लगता है, जिससे कि ये लोग रेजुलेट के हैच में पहुंच जाते हैं। 10 सेकंड के अंदर अंदर वो हैच स्पेस के अंदर खुलने वाला था। जून अगर चाहती तो उस आदमी को बचा सकती थी, लेकिन जून ने ऐसा नहीं चाहा और इसी कारण वो आदमी स्पेस ओपन होने के कारण हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे अभी भी जॉन बेसमेंट में जाके कई सारी ईल्स को मारने लगा था। मॉरिन यहाँ पे इंजन्स को क्लीन कर रही है, लेकिन अभी भी ग्लेशियर के टूटने से जुपिटर को बार बार में झटके लग रहे थे और एक बड़े से झटके के कारण जूडी के ऊपर वापस से बड़े बड़े से बॉक्स गिर जाते हैं। जूडी के आसपास में कोई भी नहीं था, ना ही वो किसी से मदद मांग सकती थी। पेनी अपने फादर की मदद करने के लिए नीचे तक पहुंची थी बेसमेंट में और झटका लगने से पेनी भी पानी के अंदर गिर जाती है और उसके हर जगह आसपास में ईल घूमने लगती है। लेकिन तब वहाँ पे जॉन आके पेनी की मदद करता है और उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। और इसी के साथ में सबसे बड़ा डैमेज तो ये होता है कि रिजर्व फ्यूल से सारा फ्यूल मेन फ्यूल में पहुंच चुका था और मेन फ्यूल भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगा था। ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि किसी भी सूरत में इन्हें यहाँ से निकलना ही चाहिए। यहाँ जूडी भी कैसे तैसे करके अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लेके जो चीज उसके ऊपर गिरी थी उन चीजों से स्क्रू खोल के अपने आप को फ्री कर लेती है। जून यहाँ पे विल को कहती है कि अपने रोबोट से कहो कि अगर वो तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहा तो एटलीस्ट मुझे जाने दे, ताकि मैं तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर सकूं। जून यहाँ पे हमेशा बस सबका काम बिगाड़ना चाहती थी। जून असल के अंदर बाहर आके यही डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन वो ऐसा करने से पहले रुक जाती है और सीधा मॉरिन के पास आती है उसकी मदद करने के लिए। सारे लोग एक साथ में एक जगह पे इकट्ठे हो चुके थे। जॉन कहता है कि किसी भी चीज को पकड़ लो। इंजन स्टार्ट करने के बावजूद भी इनके ट्रस्टर्स काम नहीं करते हैं, जिसके ऊपर जूडी के पास एक आइडिया था। वो कहती है कि सारे फ्यूल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूल अभी भी कंटिन्यू रहा तो ये ईल्स फ्यूल को खाती रहेगी। इससे अच्छा है कि पाइप्स और इंजन के अंदर जितना भी फ्यूल है उससे हमारा जुपिटर बाहर निकल सकता है। बाहर निकलते ही हम इंजन को वापस स्टार्ट कर सकते हैं और अगर ये लोग इंजन को बंद करेंगे तो ऐसा स्पेस ओपन होगा जिससे ईल भी बाहर निकल सकती है। जैसे ही फ्यूल सारा डाउन किया जाता है तो वैसे ही एक ऐसा स्पेस ओपन होता है जिससे कि सारी ईल्स अपने आप बाहर गिर जाती है और वहीं थ्रस्टर्स को ऑन करते ही जुपिटर भी स्टार्ट हो जाता है। जितना भी रिजर्व फ्यूल थोड़ा बहुत इंजन के अंदर बचा था उसी से ये लोग जुपिटर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में ये लोग फंसे हुए थे, ये लोग एक केव के अंदर से बाहर जाते जा रहे थे, जहाँ पे हर तरफ इनके ऊपर बर्फ गिरती जा रही थी। कैसे तैसे करके जॉन उस जुपिटर को उड़ाता है और लास्ट में आके बिल्कुल छोटे से स्पेस से बाहर निकल जाता है। अब इन लोगों के पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं था, इसी के कारण इन लोगों को सबसे नजदीकी जगह पे लैंड करना पड़ता है। बाहर आते इन सभी लोगों को एक न्यूज मिलती है कि इन लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि दूसरे जुपिटर से और रेजोल्यूट से ये लोग कांटेक्ट कर सकते थे। यहाँ से इन्हें पता चलता है कि अभी और कितने जुपिटर यहाँ पे लैंड हुए हैं और बाकी कितने लोग जिंदा बचे हैं। जैसे ये जुपिटर लैंड करता है तब हम देखते हैं कि विल और रोबोट दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, मानो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो रोबोट विल को कुछ नहीं होने देता। इन लोगों को एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है जो कि रेजोल्यूट से आ रहा था। इन्हें पता चलता है कि रेजोल्यूट पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और ये लोग जल्द ही अल्फा सेंटोरी के लिए निकल सकते हैं। साथ ही रेजोल्यूट के कैप्टन ये भी
बता रहे हैं कि ये सब लोग जल्द ही एक साथ में यहाँ से निकलेंगे और इनके लिए मदद भी भेजी जाएगी क्योंकि इन्हें ढूंढने के लिए जल्दी सर्च टीम भेजी जाने वाली थी। रॉबिन्सन फैमिली ये ब्रॉडकास्ट सुन के बहुत खुश थी क्योंकि ये अब जिंदा रह पाएंगे, जिस जगह इन्हें जाना था वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन ये न्यूज सुन के जून बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि जैसे ये लोगों के बीच में जाएगी तो वहाँ धीरे धीरे करके उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जून आखिरकार पकड़ी गई थी। वो कितनी देर तक जेसिका हैरिस बन सकती थी। कैमरे में ये कैद हो चुका था कि उसने एक लड़के को रेजुलेट से बाहर फेंक दिया था। इसी कारण कैप्टन उससे बैठ के पूछताछ कर रहे थे। ये सारी बातों के बीच में एक ऑफिसर आके वापस से कैप्टन को बताता है कि हम लोगों को यहाँ से इमरजेंसी के लिए निकलना पड़ेगा। कंट्रोल रूम को संभालने के लिए कैप्टन को हैंड टू हैंड वहाँ से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो जून को यही रहने के लिए कहता है। ये इमरजेंसी और कोई नहीं बल्कि एलियन अटैक की इमरजेंसी थी। जूडी भी अब यहाँ पे पहले से काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। वो अपने फादर से भी बात करने लगी थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि 3D प्रिंटर से जो वेपन प्रिंट किया गया था वो और किसी ने नहीं बल्कि रोबोट ने किया था, वो भी विल के लिए, ताकि विल अगर किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए कि वो गन की मदद से खुद को सेफ रख सके। विल को उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके आसपास सारी फैमिली मेंबर्स थे। ये बात रोबोट नहीं समझ पाया, लेकिन रोबोट जो बात समझ पाया वो विल नहीं समझ पाया क्योंकि रोबोट को पता था कि जिस न्यू मेंबर ने जुपिटर के अंदर एंटर किया है हो सकता है वो विल को नुकसान पहुंचा सके। विल उस गन को लेके छुपा देता है और कहता है इस बारे में किसी से बात मत करना। लेकिन इसी गन को छुपाते हुए जून विल को देख लेती है और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे स्पेस में फंसी रॉबिन्सन फैमिली एक बार फिर से अपने जुपिटर के अंदर बैठ के उस जगह तक पहुंच गई थी जहां से इन लोगों का कांटेक्ट बाकी रेजुलेट के लोगों से हो रहा था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत होती है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जॉन को देखते हैं जो कि अपने जुपिटर के आसपास पैरामीटर फेंस को लगा देता है, जिससे कि जुपिटर के पास में अगर किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो तो पैरामीटर फेंस पहले ही बता दे कि आसपास कोई इमरजेंसी है या कुछ ऐसा जिससे कि जुपिटर को खतरा हो सकता है। विल यहाँ पे जॉन को समझाने की कोशिश करता है कि इन लोगों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रोबोट इनके साथ में हर समय है और कोई भी प्रॉब्लम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जॉन यहाँ पे विल को समझाता है कि रोबोट तुम्हारी हेल्प कर रहा है, ये बात इन्होंने अंडरस्टैंड करी, लेकिन वो कब तक करेगा और किस किस की करेगा ये बात किसी को नहीं पता है। इसीलिए एक बार के लिए इन लोगों को थोड़ा सेफ रहना चाहिए। जिसके बाद में पैनी और विल मिल के जुपिटर का एक्सपेंशन करने लगते हैं कि इन लोगों की लाइफ अल्फा सेंटोरी में कैसी होगी। लेकिन एक्सपेंशन के टाइम इन लोगों का जुपिटर रुक जाता है क्योंकि इनके पास में एक बहुत बड़ा सा पत्थर था जिससे कि जुपिटर पूरा ओपन नहीं हो सकता। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे विल इस बड़े से पत्थर को हटा रहा है, लेकिन असल के अंदर ये सारा काम रोबोट का था। यहाँ पे फिर से एक बार जून विल को अकेला देख के उसके पास पहुंच जाती है और रोबोट से रिलेटेड सारी बात पूछती है कि क्या ये तुम्हारी बात मानता है और कौन सी बात नहीं मानता है। जून यहाँ पे विल को कहने की कोशिश करती है कि काश ऐसा रोबोट मेरे पास में भी होता, जैसे रोबोट तुम्हारे पास में है, तुम्हारी सारी बात मानता है और तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। कितना अच्छा होगा कि सबके पास अपना अपना एक रोबोट हो। जॉन, मॉरिन और जूडी अपने साथ में चैरिट लेके निकल पड़ते हैं। ये लोग जुपिटर 11 की तरफ आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उस जुपिटर के अंदर रेडियो अभी एक्टिव था और उनके रेडियो से शायद ये लोग आगे की तरफ सिग्नल भी भेज सके। जुपिटर 11 के अंदर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। ये लोग भी साइंटिस्ट और डॉक्टर ही थे। इसी जुपिटर के अंदर से डॉन वेस्ट बाहर निकलता है। डॉन वेस्ट को भी रेस्क्यू कर लिया गया था और डॉन ने अपने साथ में अपनी मुर्गी को भी रेस्क्यू किया। डॉन ने यहाँ पे एक मेडिकल हेल्प मांगी थी, इसी कारण रॉबिन्सन अपने साथ में जूडी को लेकर आए थे। जूडी आते ही पेशेंट के बारे में पूछती है और डॉन अपने साथ में जूडी को लेके एंजेला तक पहुंच जाता है। एंजेला की हालत खराब थी और अब तक भी उसने एक शब्द नहीं बोला था। यह नाओको जो कि एक पायलट थी वो रॉबिन्सन को बताती है कि इन लोगों को टोटल 63 सर्वाइवर मिल चुके हैं, लेकिन मरने वालों का काउंट 27 है। नाओको कहती है कि 12 जुपिटर अब तक इस प्लेनेट पे लैंड कर चुके हैं और तुम्हारा जुपिटर मिला के 13। जिस ईल ने रॉबिन्सन फैमिली के जुपिटर को पूरी तरीके से खराब किया था और उनका फ्यूल खाया था, उसी ईल ने बाकी सारे जुपिटर्स के साथ में भी ऐसा ही किया। इसी के कारण यहाँ का कोई भी जुपिटर आगे के लिए टेक ऑफ नहीं कर पाया। नायको यहाँ आके रॉबिन्सन को बताती है कि रेजुलेट इन लोगों की रेंज में ही है। कैप्टन रेडिक यहाँ से रेजुलेट की सारी कंडीशन ब्रॉडकास्ट करके बता रहे हैं। नायको फिर से रेजुलेट से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वापस से कोई जवाब नहीं आ पा रहा था। जॉन जब इस प्लेनेट को अच्छी तरीके से देख रहा था तो कई सारे जुपिटर उसे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनमें से एक अननोन एंटिटी ऐसी भी थी जो कि बहुत अलग दिख रही थी। मॉरिन और बाकी लोगों के देखने पे पता चलता है कि ये असल के अंदर रेजुलेट का एक हिस्सा है। तब मॉरिन और जॉन कहते हैं कि ये लोग वहाँ जाएंगे और जाके पता लगाएंगे कि आखिर यहाँ पे क्या चीज पड़ी है। वहाँ जाने के बाद शायद इन्हें कुछ ऐसा भी मिल सकता है जिससे कि ये रेजुलेट में पूरी तरीके से कांटेक्ट कर पाए। डॉन को पहले से ही पता था कि वो हिस्सा कहाँ पर है, इसी के कारण वो रॉबिन्सन फैमिली के साथ जाने की जिद करता है। रॉबिन्सन कपल अपने साथ में डॉन को साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पे जूडी एंजेला को कंफर्ट करने की कोशिश करती है, जिसके
इसके बाद एंजेला बात करने लगती है और इसी के साथ में वो घाव भी दिखाती है। ये चीज देख के तो जूडी भी डर गई थी कि आखिर ऐसा घाव हुआ कैसे। जब जूडी इसका रीजन पूछती है तब एंजेला यहाँ पे बताना शुरू करती है कि रेजुलेट पे किसी का हमला हुआ था और रेजुलेट पे किसी तरीके का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वो एक ऐसा अटैक था जो कि जानकर किया गया था। एंजेला यहाँ पे रोबोट के बारे में बताती है कि कैसे वहाँ पे रोबोट घुस आया था, एक ऐसा एलियन रोबोट जिसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, जिसके फेस पे रेड लाइट थी और उसके हाथ भी 4-4 थे। इतना सुनना जूडी के लिए काफी था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये रोबोट और कोई नहीं विल के साथ में रहने वाला रोबोट है। जूडी वहाँ से अकेले ही चैरियट लेके जुपिटर की तरफ जाती है। यहाँ विल मिट्टी के ऊपर कुछ बनाने लगता है, ऐसी पेंटिंग जिससे कि वो समझाता है कि ये क्या चीजें हैं। रोबोट भी यहाँ पर कुछ बनाता है। ये चीज भी विल रिकॉर्ड करता है कि पहली बार किसी एलियन रोबोट ने कोई आर्ट बनाया है और उसका एविडेंस विल के पास में है। रोबोट ने असल के अंदर एक डेंजर ड्रॉ किया था। जूडी वहाँ आते ही विल से पूछती है कि आखिर ये तुम्हें कहाँ पर मिला था, क्या तुम्हें इसके बारे में सारी सच्चाई पता है और सच्चाई पता होने के बावजूद भी तुमने इसे अपने साथ क्यों रखा है। विल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। इसका मतलब था कि पहले से ही विल को पता था कि रेजोल्यूट पे जिसने हमला किया था वो यही रोबोट था। जूडी यहाँ पे बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये बात हमें अपने पेरेंट्स को बतानी ही पड़ेगी, हम इस रोबोट को ऐसे अपने साथ में नहीं रख सकते हैं, न जाने ये फिर से किसको नुकसान पहुंचा दे। विल समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये रोबोट बदल चुका है, ये पहले जैसा नहीं रहा है, लेकिन जूडी कुछ भी नहीं समझती और कहती है कि मैं अभी जाके पेरेंट्स को बताने वाली हूँ। जूडी जैसे ही पेरेंट्स से कांटेक्ट करने वाली थी कि तभी विल आके सारे कम्युनिकेशन को ड्रॉप कर देता है। विल यहाँ पे कुछ सामान को पैक करने लगता है ताकि वो रोबोट को एक सही जगह पे और सेफ जगह पे रख सके। जून ने यहाँ पे उस जगह को देख लिया था जहाँ पे विल जाने वाला था और विल के जाते ही जून यहाँ पे उस गन को भी चुरा लेती है जो कि विल ने बेड के नीचे रखी थी। यहाँ विल अपने साथ में रोबोट को लेके जाने लगता है। तब जूडी और पेनी अपने भाई को अकेला नहीं जाने दे सकती थी, इसी कारण वो दोनों भी साथ चलती है। जूडी पूछने लगती है कि तुम आखिर उस रोबोट को कहाँ पे छोड़ोगे, ये कहीं पे भी जाएगा तो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तब विल समझाता है कि पास में ही मैंने केव देखी है, वो काफी सेफ लग रही है मुझे और मैं रोबोट को वहाँ पे छोड़ दूंगा और उसे मना कर दूंगा कि मेरे पीछे मत आना। ये बातें जूडी अंडरस्टैंड करती है और पेरेंट्स को नहीं बताने के बारे में सोचती है। मॉरियन यहाँ पे अपने हस्बैंड जॉन और डॉन के साथ में रेजुलेट तक पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पे रेजुलेट का एक ऐसा हिस्सा टूटा था जिसके ऊपर पहले से ही अटैक हो रखा था और अटैक होने के कारण ही वो हिस्सा रेजुलेट से टूट के इस प्लेनेट पे गिर गया। यहाँ पे विल जब अपनी बहनों के साथ और रोबोट के साथ इस प्लेनेट से जंगल के थ्रू जा रहा था तो इन्हें पता चलता है कि क्लैप करने पे यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि अपने आप ब्लूम करने लगते हैं और अगर यहाँ पे कुछ डेंजर होता है तो ये अपने आप ही मुरझा जाते हैं। ये चीज रोबोट भी सीख लेता है और इतने जोर से क्लैप करता है कि यहाँ के सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। जूडी ने यहाँ पे ये भी देखा कि कैसे रोबोट विल से बहुत प्यार करता है, वो विल की कई सारी चीजों को समझता है और विल के साथ रहना चाहता है। साथ ही पेनी अपनी आंखों के सामने एक बहुत ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल देखती है। इन्हें किसी तरीके की आवाज आती है और ये लोग उस जगह से फटाफट निकलने लगते हैं। एक बड़ा सा क्रीचर इन लोगों के सामने आ गया था, लेकिन रोबोट के होने से वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। डेंजर होने पे रोबोट की ऑटोमेटिकली फेस लाइट रेड हो जाती है, मानो कि रोबोट उस क्रीचर को भगा के जीत गया था। इसी के कारण वो विल से सीखा हुआ जेस्चर करता है, यानी कि अपने हाथों को ऊपर करना। मॉरिन अब यहाँ पे रेजुलेट के अंदर कुछ सामानों को ढूंढ रही है कि अगर उसे कोई सिंथेसाइजर मिल जाए तो इन लोगों को सामान मिलने के बजाय विस्की मिलती है। डॉन यहाँ पर एक वेंडर के जैसे काम कर रहा था जो कि सामानों को इलीगल तरीके से अल्फा सेंटोरी पहुंचाना चाहता था। मॉरिन को यहाँ पे पता चलता है कि रेजुलेट की सैटेलाइट डिस्क यहाँ पे टूट चुकी है। यही रीजन था कि वापस से इन लोगों के पास किसी का भी कांटेक्ट नहीं पहुंच रहा था और इसी डिस्क के टूटने से सिग्नल भी किसी को नहीं मिल रहे थे। जब विल अपने साथ में रोबोट को लेके जा रहा था तो ये लोग अपनी आंखों के सामने कई और सारे सर्वाइवर्स को देखते हैं जो कि जुपिटर से निकल के किसी सेफ जगह पे जा रहे थे, लेकिन ये लोग अगर रोबोट को देख लेते तो वहीं पे हंगामा कर देते। इसी के कारण ये लोग रोबोट के साथ में ही छुप जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले ही इस कॉलोनी के कैप्टन विक्टर का बेटा इन लोगों को देख लेता है और साथ में वो रोबोट को भी देख लेता है, लेकिन ये लोग उस लड़के से डील करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लड़का कॉलोनी वालों को रोबोट के बारे में नहीं बताए। वैसे भी ये लोग रोबोट को किसी सेफ जगह पे छुपाने के लिए जा रहे हैं। पेनी के पास में इस लड़के का एक लेटर लग जाता है, इसी लेटर के बदले ये लोग डील करते हैं। हम देखते हैं कि जून भी इन बच्चों का पीछा कर रही थी। फाइनली ये लोग उस केव तक पहुंच चुके थे। इन लोगों के पास में अपने पेरेंट्स का कॉल आता है और मॉरियन यहाँ पे जूडी को कहती है कि शायद ये लोग जिस जगह पे फंसे हैं वहाँ से वापस लौटने में इन्हें रात हो जाए तो ये लोग अगली सुबह तक वहाँ पहुँच जाएंगे। तब यहाँ पे विल जूडी से कहता है कि क्या हम लोग भी यहाँ आज रात रुक सकते हैं, शायद ये आखिरी रात होगी जब विल रोबोट के साथ में रहेगा और जूडी भी इस बात के लिए मान जाती है। इस प्लेनेट पे कई सारी ब्यूटीफुल चीजें देखने को मिलती है। रात होने पे ये सारे बच्चे अपने आंखों के सामने ऐसे छोटे छोटे से इंसेक्ट देखते हैं जो कि शाइन कर रहे थे, ऐसा शाइन जो कि अपने अर्थ पे रहने वाले इंसेक्ट नहीं करते हैं। जॉन और मॉरियन जिस जगह पे बैठे थे उसी जगह के ऊपर रेजुलेट का एक हिस्सा आके इन दोनों के ऊपर गिरता है। अच्छा हुआ कि वो एक
एक कैप जैसा था ताकि इन लोगों के ऊपर कुछ नहीं गिरा और ये दोनों उसके अंदर फंस जाते हैं। मदद के लिए ये लोग डॉन को बोलते हैं। हमें यहाँ पे पहले से ही पता था कि मॉरिन और जॉन के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है। इन लोगों का रिलेशन डाइवोर्स तक पहुंच चुका था। इसके पीछे एक रीजन था कि मॉरिन को एक लेटर मिला था, वो लेटर जिसके ऊपर जॉन की पहले से ही परमिशन थी हर मिशन के ऊपर जाने की। जॉन अपनी फैमिली को चुनने की बजाय आर्मी के मिशंस को पहले चूज करता था। शायद जॉन उनमें से कुछ मिशंस पे जाना ड्रॉप भी कर सकता था और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करने से मॉरिन को बहुत बुरा लगा। केव के अंदर पेनी एक चीज एक्सप्लोर करती है कि यहाँ पे जिस तरीके की सैंड है वही सैंड अर्थ पे भी मिलती है और उसे गीला करने पे वो दीवार पे आराम से लिख भी सकती है। वो जूडी को बताती है कि ऐसे ही पुराने लोग किया करते थे। अर्थ के अंदर अगर कोई केव मिलती है और अगर उसमें किसी तरीके की पेंटिंग होती है तो वो एक आर्ट माना जाता है, एंशिएंट आर्ट। इसी तरीके से पेनी भी यहाँ पे अपना नाम लिख के, अपने फैमिली का नाम लिख के इस प्लेनेट पे एक आर्ट बनाना चाहती है। लास्ट के अंदर वो अपनी पूरी फैमिली के हाथ उस मिट्टी से बड़े से पत्थर के ऊपर लगवा देती है। जूडी रात में देखती है कि कैसे रोबोट भी अपने आप को रॉबिन्सन फैमिली को अपना एक हिस्सा मानता है। वो अपने हाथ में भी मिट्टी लगा के अपने हाथ का साइन उस पत्थर पे लगा देता है। सुबह होने पे डॉन डिस्क के उस हिस्से को काट देता है जहाँ से वो मॉरिन और जॉन को बाहर निकाल पाए। सुबह होने के साथ में अब विल को भी रोबोट को वहीं छोड़ के जाना था। रोबोट पीछे पीछे आने लगता है लेकिन विल उसे वहीं रोक देता है और कहता है कि तुम्हें पीछे नहीं आना है। गाइस सीरियसली एक बहुत ही इमोशनल सीन था। ये तीनों बच्चे जब वहाँ से जा रहे थे तो ये सारी चीज जून माउंटेन के ऊपर बैठ के आराम से देख रही थी। रिटर्न आते टाइम मॉरिन से कैप्टन विक्टर कांटेक्ट करता है। विक्टर यहाँ पे मॉरिन को बताता है कि वो रेजुलेट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, जिसका रीजन मॉरिन बताती है कि वो अभी अभी रेजुलेट के उस हिस्से पे जाकर आई है जहाँ पे उसने टूटी हुई डिस्क को देखा है। इसी के कारण किसी को भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। विक्टर कहता है कि अब हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा रेजुलेट से कांटेक्ट करने के लिए। विक्टर कहता है कि हमारे साथ जितने भी लोग बचे हैं उन सबको लेके हम तुम्हारे जुपिटर की तरफ पहुंच रहे हैं। जब मॉरिन और जॉन अपने जुपिटर पे पहुंचने लगते हैं तब तक यहाँ पे बच्चे नहीं पहुंचे थे और एकदम से बच्चे आके बैठ जाते हैं कि मानो वो कहीं पे गए ही ना हो और रात भर यहीं पे हो। जॉन यहाँ पे रोबोट के बारे में पूछता है तो विल कहता है कि वो आस पास ही होगा और जूडी भी कहती है कि हाँ वो इधर किधर ही होगा। विल को इस चीज की खुशी मिलती है कि जूडी ने अब तक जॉन को कुछ नहीं बताया। अब जैसा कि जून की आदत है कि हर किसी को इन्फ्लुएंस करना, इसी कारण वो रोबोट के पास में भी पहुंच जाती है और उसे कहती है कि कैसा हो अगर तुम्हें सब लोग धोखा दे दे तब तुम कहाँ जाओगे। मुझे भी एक ऐसे रोबोट की जरूरत है जो कि हर समय मेरा प्रोटेक्शन करे और ऐसा ही मैं तुम्हारे लिए भी कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जिस तरीके से रोबोट हमें दिख रहा था ऐसा लग रहा था कि वो जून की बातों में आ गया है और एक तरीके से जून ने रोबोट को समझा दिया, लेकिन फिर भी ये रोबोट तो रोबोट ही है क्योंकि वो विल का दोस्त है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि विल कैसे अपने बेस्ट फ्रेंड रोबोट को एक केव के अंदर छोड़ के आ गया था और रोबोट को इन्फ्लुएंस करने के लिए वहाँ जून भी पहुँच गई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। इस समय जून वापस से उस केव से जुपिटर की तरफ जा रही थी लेकिन उसकी टॉर्च से निकलने वाली रोशनी को कुछ इंसेक्ट अट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसे इंसेक्ट आज से पहले जून ने भी नहीं देखे थे। लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रीचर आता है जो कि हमारी प्लेनेट में तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। उस प्लेनेट के अनजान क्रीचर से बचने के लिए जून बहुत ही स्मार्टली वहाँ पे लेट जाती है ताकि उसकी किसी भी आवाज से ये क्रीचर जून को पकड़ ना ले। अगले सीन में हम मॉरिन को देखते हैं जो कि सन के एग्जामिनेशन पे कैलकुलेशन कर रही थी और इसी कैलकुलेशन के रिजल्ट देख के मॉरिन काफी परेशान है। मॉरिन को पता चल रहा है कि सूरज पिछले कुछ दिनों से जल्दी जल्दी उगने लगा है और उसी के साथ में हीटनेस भी बढ़ती जा रही है। कैलकुलेशन करने के बाद मॉरिन जाके विल के पास बैठ जाती है। सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट होता है जब विल का जन्म हुआ था। असल के अंदर विल इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो आगे सर्वाइव कर सके क्योंकि विल का वेट पहले से कम हो गया था। इसी समय मॉरिन ने विल से एक प्रॉमिस लिया था कि अगर आज तुम अपने लाइफ के लिए फाइट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए पूरी लाइफ फाइट करूंगी और तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। कहीं ना कहीं ये रीजन भी था कि मॉरिन ने विल को एग्जामिनेशन पास करवा दिया था स्पेस में जाने के लिए, जिसके बाद मॉरिन जुपिटर से कुछ सामान लेके वहाँ से बाहर निकल आती है। यहाँ बाकी जितने भी सर्वाइवर है सारे लोग मिलके एक टावर क्रिएट कर रहे हैं। जून जब पूछती है कि आखिर ये टावर किस काम में आएगा तब जॉन बताता है कि ये एक लाइट टावर है जिससे निकलने वाली रोशनी शायद अल्फा सेंटुरी के लोगों को अट्रैक्ट कर सके और वहाँ से मदद भेज सके। मॉरिन जब चैरिट लेके यहाँ से जा रही थी तो जॉन उसे बीच में रोक देता है और पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। मॉरिन यहाँ पे सन की सारी बातें क्लियर करके वहाँ से निकल पड़ती है क्योंकि उसे ये सारी चीजों का एग्जामिनेशन आज ही करना था। विक्टर यहाँ पे सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाता है और उन्हें कहता है कि हमें पावर सप्लाई को जल्दी पूरा करना है जिससे कि ये लोग लाइट टावर को स्टार्ट कर सकें। जूडी यहाँ पे अभी अपने भाई विल से बात करती है और कहती है कि मैंने कल तो नहीं बताया पेरेंट्स को रोबोट के बारे में, लेकिन आज सब जने जरूर पूछेंगे कि रोबोट आखिर कहाँ पे गया है, तो हमें अपने पेरेंट्स को
रोबोट के बारे में बता देना चाहिए। जून इस समय विल के पास जा चुकी थी और उससे बातें करते हुए ऐसा बिहेव कर रही थी कि मानो विल जून की हर बात के ऊपर भरोसा कर सकता है और वो रोबोट से भी रिलेटेड कई सारी बातें सुनना चाहती थी। और इसी टाइम यहाँ डॉन की एंट्री होती है। डॉन और जून के बीच में आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है कि तुम मुझे वहाँ अकेला छोड़ आई थी और इसी के साथ में फ्लेयर गन चोरी भी करके ले गई थी। तब यहाँ पे जून कहती है कि मैं डर गई थी और इसी डर के कारण वो फ्लेयर गन में अपने साथ ले गई थी, लेकिन बातों ही बातों में वो डॉन को भी पागल बना देती है। हम यहाँ पे फिर से प्लेनेट के एक ऐसे हिस्से को देखते हैं जिसकी ग्रास और उसके ऊपर लगे हुए फ्लावर का कलर अलग अलग था। वहाँ पे काफी तेज हवाएं चल रही थी और ऐसा खुला ग्राउंड था जिससे कि मॉरिन आराम से टेक ऑफ कर सकती थी। मॉरिन यहाँ पे एक हाई एल्टीट्यूड बलून को लेकर आई थी, जिसके बाद मॉरिन उसे गैस से फिल करती है, लेकिन तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है जिससे बलून तो आगे जाता है लेकिन उससे निकलने वाला वायर मॉरिन के पैर में फंस जाता है। मॉरिन हवा के साथ में ही नीचे क्लिफ से गिरने वाली थी, लेकिन कैसे तैसे करके वो बेल्ट को खोल देती है और बच जाती है। सीन जिसके बाद में पास्ट में शिफ्ट होता है। अभी भी यहाँ बच्चे जब अल्फा सेंटोरी जाने वाले थे उससे पहले उनके मन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे कि शायद ये अर्थ को ना छोड़े तो भी काम चल सकता है। प्लस और माइनस की कैलकुलेशन के बाद में फाइनल डिसीजन यही होता है कि ये लोग अल्फा सेंटोरी जाने वाले हैं। जूडी यहाँ बेसमेंट में काम करते हुए एक विस्की का बॉक्स देख लेती है और उसे ये भी पता चलता है कि जूडी के पीछे कोई है। जूडी के पीछे डॉन था और जूडी अलर्ट मोड में आने के कारण एल्बो से डॉन की नोज पे जोर से पंच लगाती है। इसी के कारण उसकी नोज डिसलोकेट हो जाती है। जूडी जब यहाँ पे डॉन के साथ में था और डॉन उसे फर्स्ट एड दे रही थी, तब यहाँ पे डॉन बताता है कि तूफान के अंदर वो अकेला फंसा हुआ था और उस समय डॉक्टर स्मिथ उसके साथ में थी। तब यहाँ पे जूडी कहती है कि जब हमने डॉक्टर स्मिथ को रेस्क्यू किया था तब उन्होंने कहा था कि वो बिल्कुल अकेली है, उनके साथ में कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे एक फादर सन का कम्युनिकेशन भी दिखाया जाता है। जॉन और विल के बीच में काफी गैप इसलिए हुआ क्योंकि जॉन विल को टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन इस प्लेनेट पे आने के बाद जॉन विल से कनेक्ट कर रहा है क्योंकि काफी सारी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ा है। जॉन कहता है कि मैं अब कोशिश करूंगा कि हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ रहूं। इस टाइम पे भी विल अपने फादर से रोबोट के बारे में बात नहीं कर पाता। पेनी यहाँ कैप्टन विक्टर के बेटे विजय को पसंद करने लगी थी और कोशिश करती थी कि कैसे भी करके वो उससे बात करने लगे। अब जब रोबोट के बारे में किसी को नहीं बताना था तब विजय कहता है कि मुझे इस बात को कब तक छुपा के रखना है। तब पेनी कहती है कि तब तक जब तक किसी को पता न चले। जूडी को जब डॉन से पता चला था कि जून जो कि डॉक्टर स्मिथ बनी हुई है उन्होंने झूठ बोला, तूफान के अंदर वो सिर्फ अकेली बची है। तब यहाँ पे जून कहती है कि डॉन ने तुम्हें झूठ बोला है। हम लोग जब जुपिटर से निकल रहे थे तो हमारे साथ में एक लड़की और थी, डॉन ने उसे मरता हुआ छोड़ दिया और जब उसे एंजेला मिली वो उसे तब भी रेस्क्यू नहीं करना चाहता था। हालांकि मैं तुम्हें उसके लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हूँ, लेकिन डॉन से तुम थोड़ा सावधान रहो। तब जूडी इतने डिप्लोमेटिक आंसर से कंफ्यूज हो जाती है कि वो डॉन के ऊपर विश्वास करे या फिर जून के ऊपर। मॉरिन जब अपने बलून के अंदर गैस फिल करती है, सेम टाइम पे सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, वहाँ जहाँ विल का एग्जामिनेशन चल रहा था। विल उस समय बहुत नर्वस था, इसी के कारण वो एग्जामिनेशन को क्लियर भी नहीं कर पाता। विल को अच्छी तरीके से पता था कि उसने एग्जामिनेशन क्लियर नहीं किया है और अगर वो पास नहीं हो पाया तो अल्फा सेंटोरी कोई नहीं जा पाएगा। मॉरिन उसकी माँ थी और कहती है कि मैं तुम्हारा हर सिचुएशन में साथ दूंगी, तुम्हें इस चीज के लिए टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सेम टाइम पे सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ मॉरिन स्पेस सूट पहन चुकी थी और एक टेम्पररी बलून में सवार होके स्पेस के लिए निकल गई थी। यहाँ विक्टर नाइको से आके टावर के बारे में पूछता है कि काम कहाँ तक पहुँचा, ताकि वो लोग जल्द ही लाइट्स ऑन कर सके और रेजुलेट का ध्यान उन पे जाए। काम ऑलमोस्ट हो चुका था, सारे लोगों की मौजूदगी में लाइट्स स्टार्ट की गई और तभी वो टावर एकदम से चमकने लगा। अब जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि इस प्लेनेट पे छोटे छोटे इंसेक्ट है, इसी कारण इस तेज शाइन को देखते हुए काफी सारे इंसेक्ट पास में आ जाते हैं। लेकिन जून को अभी भी पता था कि वो अगर अल्फा सेंटोरी पहुंच गई तो वो सिर्फ और सिर्फ फंसेगी। इसी कारण वो जब जुपिटर की तरफ जा रही थी तो वो फेंस को देखती है जो कि इस समय रेड लाइट ब्लिंक कर रहे थे। इसका मतलब है कि आसपास खतरा है, लेकिन वो उन फेंस को चेंज करके ग्रीन लाइट में बदल देती है ताकि किसी को खतरे के बारे में पता ही ना चले। मॉरिन यहाँ स्पेस में पहुंच चुकी थी और उसके सामने सन था। मॉरिन को पता चलता है कि सन के पीछे एक ब्लैक होल है। मॉरिन को ये बात समझ में आ जाती है कि जिस प्लेनेट पे ये लोग रुके हुए हैं वो प्लेनेट जब घूमेगा तो वो प्लेनेट सन और ब्लैक होल के बहुत पास में होगा, जिससे कि ब्लैक होल की ग्रेविटी उस प्लेनेट को अपने अंदर भी खींच सकती है। अब जैसा कि जून का जो काम था इधर से उधर बातों को करना, वही काम जून करती है। वो जॉन के पास आके रोबोट के बारे में बता देती है कि जब तुम लोग गए थे तो पीछे से तीनों बच्चे रोबोट को अपने साथ ले गए थे और इस समय रोबोट को किसी जगह पे छुपा रखा है। ये बात हालांकि मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया। अब जॉन गुस्से में आके विल से बात करता है कि आखिर तुमने रोबोट के बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। तब विल इन्फॉर्म करता है कि रेजुलेट पे जिसने अटैक किया था वो और कोई नहीं बल्कि रोबोट था, लेकिन अब वो बदल चुका है पूरी तरीके से। अब अगर इस जगह पे इंसेक्ट थे तो एनिमल्स तो आने ही थे। वही बहुत बड़ा क्रीचर जो कि जून को दिखा था, वो क्रीचर टावर के ऊपर तक चढ़ गया था। लोग पूरी तरीके से डरने लगे और इधर उधर
भागने लगे। उस क्रीचर के वेट से वो टावर भी नीचे गिर जाता है और उसके साथ में क्रीचर भी नीचे पहुंच जाता है। पेनी वहाँ से जिस डायरेक्शन में भागती है वहाँ एक टेंट भी था। जून और विल एक साथ में थे। जून यहाँ पे विल को इन्फ्लुएंस करती है कि अब तुम्हें तुम्हारे रोबोट को बुलाना चाहिए, सिर्फ एक वही है जो कि सबकी मदद कर सकता है और सबको बचा सकता है। जिस समय पेनी उस टेंट के अंदर थे उसी समय रेजुलेट से किसी का मैसेज ब्रॉडकास्ट होने लगता है। उसकी आवाज सुन के वो क्रीचर वहाँ पहुँचने से पहले ही जॉन और जूडी पेनी को बचा के बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो क्रीचर तब तक इनके सामने पहुँच चुका था और इसी के साथ में एक दो क्रीचर और भी पहुँच गए थे। विल कहीं ना कहीं रोबोट से इस तरीके से जुड़ा था कि अगर विल मुसीबत में होगा तो रोबोट कहीं से भी विल की मदद के लिए पहुँच जाएगा। जैसे ही विल रोबोट को बुलाता है उसी टाइम पे रोबोट यहाँ पहुँच जाता है। रोबोट उन्हें बचाने की कोशिश इस तरीके से करता है कि वो सिर्फ क्रीचर को फेंक देता है, क्रीचर के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसने विल से प्रॉमिस ले रखा था कि वो किसी को हर्ट नहीं करेगा। अब जब रोबोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाला था उन क्रीचर के हाथों से, तभी विल वहाँ पहुँचता है और रोबोट को कहता है कि अब अटैक करो। उसी समय हम रोबोट के दूसरे फेस को देखते हैं, यानी कि ब्लू से फेसिंग अब रेड लाइट में बदल चुकी थी, लेकिन रोबोट के पास बहुत ज्यादा पावर थी। इसी कारण वो उन क्रीचर्स को एक ही बार में मार डालता है। रोबोट थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो अपने सामने आने वाले किसी भी इंसान को मार सकता था। तभी विल उसे आगे रोक लेता है और रोबोट वापस से पहले जैसा हो जाता है। अब तक जिसकी आइडेंटिटी छुपाई जा रही थी, रोबोट के यहाँ होने का किसी को नहीं पता था, वो चीज एकदम से सबके सामने आ गई थी। लेकिन लोगों के सामने ये दोनों तरफ से प्रेजेंट हुई थी कि लोगों को रोबोट ने क्रीचर से बचाया भी है, लेकिन उसी टाइम पे आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोबोट किसी के ऊपर अटैक भी कर सकता है। अगर रोबोट को कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो सिर्फ विल है, यानी कि एक छोटा सा बच्चा। और इसी बड़े से सस्पेंस के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक अननोन क्रीचर इस प्लेनेट के ऊपर सारे सर्वाइवर्स के एक साथ होने पे अटैक कर देता है, लेकिन रोबोट आके उन सभी की जान बचा लेता है। लेकिन सभी के सामने जो रोबोट की बात छुपाई गई थी वो भी सामने आ जाती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। मॉरिन अब जब सन का एग्जामिनेशन करके लौटी थी तो वो जॉन से बात करती है और बताती है कि मैंने सन के पीछे एक ब्लैक होल को देखा है जिसकी ग्रेविटी इस प्लेनेट की ऑर्बिट को चेंज कर रही है और कुछ ही दिनों में ये प्लेनेट सन के इतना नजदीक से गुजरेगा कि सन की हीटनेस से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय पेनी वहाँ से गुजर रही थी और ये सारी बातें पेनी भी सुन लेती है, लेकिन मॉरिन अभी तक इस बात से कंफ्यूज है कि ये इतना बड़ा डिस्कशन सारे लोगों के बीच में करना चाहिए या नहीं चाहिए। जहाँ जॉन कहता है कि हमारे पास में पहले एक और प्रॉब्लम है, यहाँ रोबोट की प्रॉब्लम है और इस चीज का भी डिस्कशन पहले होगा। सारे लोग रोबोट को देख के डर चुके हैं, कोई भी उसे शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब विक्टर बाकी लोगों की मीटिंग बुलाता है जहाँ पे एंजेला भी थी। ये सारा डिस्कशन रोबोट पे था कि रोबोट के अटैक के कारण रेजुलेट में अब तक 27 लोग पहले मर चुके हैं, तो क्या अब उस पे विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ मेंबर अभी भी रोबोट का सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि कल रात रोबोट ने उस क्रीचर से सभी की जान बचाई थी। तब विक्टर कहता है कि शायद इस चीज का डिसीजन उसी इंसान से पूछना चाहिए जिसका सामना रोबोट से हो चुका है। तब यहाँ एंजेला खड़ी होती है और अपने हस्बैंड की सारी बात बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड और वो बहुत प्यार करते थे। रेजुलेट में जाने से पहले उसके हस्बैंड के ऊपर उस रोबोट ने अटैक किया और कैसे उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। अब यहाँ पे जॉन बोलना शुरू करता है कि कैसे रोबोट एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो कि अब बदलना शुरू कर रहा है। रोबोट के बारे में किसी को भी नहीं पता है। माना कि रोबोट ने पहले कई लोगों की जान ली है, लेकिन उसी रोबोट ने रॉबिन्सन्स के हर एक मेंबर को बचाया है। एंजेला इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उस मीटिंग को छोड़ के चली जाती है। जून का अगला निशाना अब एंजेला थी कि अब उसे इन्फ्लुएंस करना है, इसीलिए जून एंजेला के पीछे पीछे जाती है। जून जब एंजेला के पास आती है तो कहती है कि वो एक डॉक्टर है और साइकाइट्रिस्ट है, वो एंजेला की इस प्रॉब्लम और सिचुएशन को समझ सकती है। पहले एंजेला जून का ट्रीटमेंट लेने से मना कर देती है कि वो किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहती। तब जून कहती है कि मैं तुमसे इसलिए अटैच हूँ क्योंकि मैंने भी किसी अपने को खोया है, वो भी इस रोबोट के अटैक से, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे कभी भी बात करना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। विल उस डिस्कशन का वेट कर रहा था कि कब सब लोग बोलेंगे कि वो लोग रोबोट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसी कारण जब वो रोबोट के साथ बाहर आता है तो सारे लोग एकदम से रोबोट को घूरने लग जाते हैं, जिस पर मॉरिन आके विल को यही कहती है कि अभी तुम्हें रोबोट के साथ अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ जॉन और विक्टर के बीच में जितना भी डिस्कशन हुआ है उससे ये बात तो फाइनल हो गई थी कि रोबोट इन लोगों के साथ रह सकता है। इसी के साथ विक्टर ये भी बताता है कि रेजुलेट से अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है क्योंकि रात को टावर टूट गया था। इसी के साथ अगर ये लोग टेक ऑफ करते हैं तो उतना फ्यूल इन लोगों के पास में नहीं है। अब मॉरिन यहाँ पे एक स्पेस इंजीनियर थी, इसी कारण मॉरिन से बात करके यहाँ के सर्वाइव के बारे में पूछना पड़ेगा क्योंकि ये लोग यहाँ से जा तो नहीं सकते थे। जॉन अंदर आके विल से बात करता है और विल सबसे ज्यादा क्यूरियस था कि क्या रोबोट हमारे साथ रह सकता है। जब विल ये न्यूज सुनता है कि रोबोट यहाँ रह पाएगा लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं तो वो खुश हो जाता है। जॉन आके मॉरिन से कहता है कि विक्टर यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए तुमसे कुछ बात करना चाहता है क्योंकि हम लोगों के पास फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है और शायद तुम्हें
ब्लैक होल के बारे में विक्टर को बता देना चाहिए। जॉन अपने साथ में विल और रोबोट को लेके बाहर आता है। जॉन को विल से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था। डॉन ने विक्टर की वो बातें सुनी थी जिस समय वो लोग फ्यूल का डिस्कशन कर रहे थे, और तब डॉन यहाँ पे विक्टर को बताता है कि उसे पता है कि फ्यूल कहाँ मिलेगा। डॉन बताता है कि हमारे जुपिटर में अभी तक भी फ्यूल भरा हुआ है, वो भी रिजर्व और मेन टैंक दोनों में, क्योंकि हमारा जहाँ पे लैंड हुआ था वो एक डेजर्ट था और वहाँ पे ईल्स थी ही नहीं। लेकिन डॉन वहाँ इसी शर्त पे लेके जाएगा कि उसे इस फ्यूल के बदले पैसे मिले। विक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था ये बात मानने की। एंजेला यहाँ अकेले होने के कारण फॉरेस्ट में चली जाती है, जहाँ उसे एक डोरी दिखाई देती है। पुल करने पे वहाँ से एक बैग निकलता है जिसके अंदर उसे गन मिलती है। असल के अंदर ये गन जून की थी, जिसे जून ने विल से चुराया था और यहाँ लाके छुपा दिया था। एंजेला खुद की सेफ्टी के लिए उस गन को अपने पास रख लेती है। जूडी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसी कारण जो लोग फ्यूल के लिए जा रहे थे जूडी भी उन्हीं लोगों के साथ जाती है। इस काम के लिए पहले मॉरिन जाने वाली थी, लेकिन जूडी मॉरिन को रोकती है क्योंकि मॉरिन की तबीयत पहले ही खराब थी और उसे काफी सारी चोट लगी थी। अब यहाँ पे 2 चैरेट फ्यूल लेने के लिए जाती है। मॉरिन को पता था कि जून एक थेरेपिस्ट है, इसी कारण वो जून के पास कुछ बात करने के लिए बैठती है, लेकिन बात करने से पहले वहाँ एंजेला जून को कॉल कर देती है कि उसे किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जून की मदद चाहिए, और जून मॉरिन को वहीं छोड़कर एंजेला के पास चली जाती है। मॉरिन यहाँ हिरोकी के पास आती है जिस समय उन क्रीचर्स को दफनाया जा रहा था। हिरोकी ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसे सन की कैलकुलेशन समझ में आ सके, और मॉरिन ये बताना चाहती थी कि इनका प्लेनेट खतरे में है, लेकिन हिरोकी को ये बात पहले से ही पता थी। लोगों में ज्यादा एंजाइटी ना हो, सारे लोग परेशान ना हो, इसी कारण हिरोकी ने ये बात किसी को नहीं बताई। हिरोकी एक बायो साइंटिस्ट था, उन्होंने ये बात इस तरीके से पता लगाई कि हर चीज की साइकिल बहुत छोटी है। इवन जो यहाँ पे ट्री है उनके अंदर भी सिर्फ एक सर्कल है, यानी कि ये प्लेनेट अपने आप डिस्ट्रॉय होता है और अपने आप रिबिल्ड होता है। फिर हिरोकी कहता है कि हमें लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए, इससे पहले हमें फ्यूल का वेट करना चाहिए। अगर फ्यूल आ जाता है तो हम यहाँ से बच के पहले ही निकल जाएंगे। विजय यहाँ पे काम कर रहा था, उसी टाइम पेनी विजय को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगे, मैं तुम्हें यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल जगह दिखाने ले चलती हूँ। पेनी यहाँ विजय को वाटरफॉल दिखाना चाहती थी, लेकिन वो वाटरफॉल इस प्लेनेट के साइकिल के अकॉर्डिंग और सन के पास आने के कारण पूरी तरीके से सूख चुका था। इस बात पे पेनी को बिलीव ही नहीं होता और उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो विजय के साथ कोई मूवमेंट शेयर करना चाहती थी। गलती से पेनी के मुंह से ये निकल जाता है कि इन लोगों के पास में बहुत कम टाइम है। जब विजय पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कह रही हो, तब पेनी बता देती है कि उसने अपने पेरेंट्स का कन्वर्सेशन सुना था कि ये प्लेनेट खतरे में है और जल्द ही ब्लैक होल के कारण इनका प्लेनेट सन के बहुत पास से गुजरेगा। सारे लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे डॉन का जुपिटर क्रैश हुआ था, लेकिन जब इन लोगों को जुपिटर नहीं दिखाई देता है तो विक्टर डॉन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने हम सब लोगों की आखिरी होप भी तोड़ दी। विक्टर यहाँ पे पैसों की भी बात करता है। तब जून को पता चलता है कि पैसों के लिए डॉन ने अपने जुपिटर के फ्यूल के बारे में बताया। ये जुपिटर जो था वो रेत से पूरी तरीके से ढक चुका था, इसी कारण किसी को भी नहीं दिखाई दिया। अब जब इन लोगों को जुपिटर मिल चुका था तो ये लोग रेत को हटा के जुपिटर के अंदर जाते हैं, और इवान नाम का लड़का बताता है कि अभी भी पूरा रिजर्व टैंक फुल है। जिसके बाद हम इन फादर सन की जोड़ी देखते हैं। जॉन यहाँ पे विल को कोई बात समझाने के लिए लेकर आया था, और वो विल को पत्थर लाने के लिए कहता है, उतना भारी स्टोन जितना कि वो उठा सकता है, और उसके अंदर रोबोट विल की हेल्प नहीं कर सकता। जब विल ये काम करता है तब वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तब जॉन समझाता है कि ये उन 27 लोगों की याद है जिन्हें रोबोट ने मारा है, और अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि रोबोट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। तुम्हें उन लोगों के बारे में महसूस होना चाहिए जो लोग इस रोबोट के कारण मरे हैं। अगर रोबोट किसी भी तरह की कोई गलती करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल विल को समझा जाएगा, इसी कारण विल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। एंजेला ने जून को बुलाया था ताकि वो बीते हुए इंसिडेंट की सारी बात जून से कर सके, और सारी बात बाहर निकलने के बाद वो थोड़ा ठीक महसूस करे। अब जून यहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट नहीं थी, इसी कारण वो एंजेला को सही ट्रीटमेंट देने की बजाय उसे गलत ट्रीटमेंट देती है, और जिन चीजों से एंजेला को गुस्सा आता है वही चीजें उसे बार बार में उगलवा रही थी। जून यहाँ पे जिस काम करने के लिए आई थी वो काम जून कर चुकी थी, यानी कि एंजेला को गुस्सा दिलाना, उसके इमोशंस को और ज्यादा भड़काना, और खासकर रोबोट के लिए प्रवोक करना। एंजेला को ये सारी बातें बताने के बाद अच्छा लगने की बजाय और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और उसी मोमेंट पे जून उसे छोड़ के चली जाती है, जिस समय एंजेला बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सीन शिफ्ट होता है फ्यूल निकालने पे। डॉन समझाता है कि अगर ये लोग यहाँ से फ्यूल निकाल लेंगे तो वजन सारा दूसरे हिस्से पे पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल वाला हिस्सा थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसी के कारण ये जुपिटर क्लिफ से नीचे भी गिर सकता है। इनके पास जो चैरेट है उसके वायर से इन्हें जुपिटर को बांधना पड़ेगा, और तब जाके ये लोग फ्यूल को खाली कर सकते हैं, ताकि चैरेट के खींचने से वो जुपिटर नीचे ना गिरे। इसी के साथ हम पेनी और विजय को देखते हैं। पेनी यहाँ पे विजय के लेटर को पढ़ती है, जो एनवेलप उसके पास पहले से ही था। विजय ने ये लेटर इसलिए लिखा था कि शायद अगर उसे कुछ हो जाए तो जो लोग भी उसे ढूंढ पाएंगे वो लोग लेटर पढ़ सके और विजय के बारे में जान सके। अब जब रोबोट के बारे में सब कुछ
पता था तो ये लेटर भी एक सीक्रेट नहीं रहा। पेनी यहाँ पे विजय को बहुत पसंद करने लगी थी। फ्यूल निकालने का काम चल रहा था, साथ ही साथ जुपिटर को भी चैरिट से बांध रखा था और फुल स्पीड से गाड़ी चलाई जा रही थी। फ्यूल पूरा निकालने के आखिर तक भी जूडी ने अब तक डॉन से बात नहीं करी थी और वो गुस्सा थी। डॉन नीचे जाता है जुपिटर के अंदर और वायर्स और पाइप्स को निकालता है ताकि ये लोग यहाँ से जा सके, लेकिन जाने से पहले एक हैच में जाता है जो कि डॉक्टर स्मिथ का रूम था। डॉन को हमेशा से ही पता था कि जून शायद झूठ बोल रही है, इसी कारण जब वो डॉक्टर स्मिथ के हैच में जाता है तो उसे एक एल्बम मिलता है और साथ में कुछ आईडी कार्ड्स भी मिलते हैं, जिससे कि डॉन को पता चल जाता है कि डॉक्टर स्मिथ ने झूठ बोला है, वो कोई दूसरी आइडेंटिटी को यूज कर रही है, ये एक झूठी लड़की है। और इसी टाइम पे जब वायर छूटने लगते हैं तो जुपिटर पूरी तरीके से हल्का होने के कारण एक तरफ से झुकने लगा था। इवान एक चैरिट से जुपिटर को डिटैच कर चुका था, लेकिन अब तक भी जूडी का वायर बंधा हुआ था। वो उसे खोले नहीं देती क्योंकि उसे पता था कि डॉन जुपिटर के अंदर ही है। अगर वायर हटा दिया गया तो जुपिटर के साथ में डॉन भी नीचे गिर जाएगा। सारे लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, नहीं तो चैरिट के साथ में जूडी भी नीचे गिर जाती। जैसे ही वायर को डिटैच किया जाता है तभी वहाँ पे जुपिटर हल्का होने के कारण उस जगह से नीचे गिर जाता है। सबसे पहले वहाँ से जूडी भाग के आती है कि क्या डॉन जिंदा बचा या नीचे गिर के मर गया। जब डॉन किसी को भी नहीं दिखता तो सबको लगता है कि डॉन मारा गया है, लेकिन तभी साइड से डॉन ऊपर आता है और कहता है कि मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला। मॉरिन अभी भी सन की कैलकुलेशन वाली टेंशन में थी, लेकिन जब जूडी का कॉल आता है कि इन लोगों को फ्यूल मिल गया है और ये लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे यहाँ तक, तब जाके मॉरिन को कुछ अच्छा फील होता है। सारी फैमिली एक साथ में कार्ड्स खेल रही थी, लेकिन यहाँ पे मॉरिन नहीं थी। रोबोट के हाथ में भी कार्ड्स थे, लेकिन उसके फेस पे लगे ग्लास से कार्ड्स दिख रहे थे। इसी चीज का हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा था। जॉन भी रोबोट के ऊपर बिलीव करने लगा था। जून यहाँ पे जब एंजेला को आते हुए देखती है तो उसी टाइम वो विल को मॉरिन को लाने के लिए भेज देती है, क्योंकि विल अगर सामने रहता है तो रोबोट कोई एक्शन नहीं लेता। एंजेला अंदर आते ही गन तान देती है। पहले यहाँ जॉन खड़ा था रोबोट के सामने ताकि एंजेला कुछ ना कर सके, लेकिन तब एंजेला बहुत गुस्से में थी और कहती है कि सामने से हट जाओ, नहीं तो इसका शिकार तुम बन जाओगे। यहाँ विल जब मॉरिन को बुलाने के लिए आता है तभी ये लोग शूटिंग की आवाज सुनते हैं। इतनी देर के अंदर एंजेला रोबोट को शूट कर चुकी थी। रोबोट को तभी डेंजर फील होता है और वो ब्लू से रेड के अंदर बदल जाता है, जिसके बाद जब वो अटैक करता है तो सामने जॉन आ जाता है और गलती से रोबोट जॉन के ऊपर अटैक करता है। विल के आने से पहले ये सीन हो चुका था और तभी विल आके सबको शांत कर देता है, लेकिन जब तक रोबोट शांत होता तब तक उसे फील होता है कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है। विल जब अपने फादर की ये कंडीशन देखता है तो उसे सब कुछ समझ में आ चुका था कि जो सारे लोग कह रहे थे ये बात सच है। ये रोबोट अनसेफ है और किसी के लिए भी डेंजरस हो सकता है। इन सब का जिम्मेदार अब विल खुद को समझता है। विल उसी टाइम रोबोट को वहाँ से लेके चला जाता है। डॉन जैसे ही उस जुपिटर से निकल के बाहर आया था तभी वो जूडी से बात करता है और सबसे पहले आईडी कार्ड दिखाता है कि ये असल के अंदर डॉक्टर स्मिथ है। हमेशा से ही डॉन को जून के ऊपर डाउट था और आज ये डाउट क्लियर भी हो गया है। विल इस समय बहुत गलत डिसीजन लेता है और अपने साथ में रोबोट को लेके माउंटेन तक पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी बात अपने फादर से चल रही थी। विल जो काम नहीं करना चाहता था वही काम उसे करना पड़ा। विल सबसे पहले रोबोट को गले लगाता है और बहुत ज्यादा रोता है। गाइस सीरियसली ये सीन अब तक का सबसे इमोशनल सीन था, क्योंकि विल रोबोट को यहाँ से कूदने के लिए कह जाता है और रोबोट भी विल की हर एक बात मानने के कारण उस क्लिफ से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद रोबोट के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। 27 स्टोन के ऊपर अब विल एक और स्टोन उठा के रखता है जो कि रोबोट की याद का था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रोबोट ने विल के फादर जॉन के ऊपर अटैक कर दिया था और उसके बाद में विल गुस्सा होने के कारण अपने रोबोट को अपने से दूर कर देता है। ये एपिसोड एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट पे जाके खत्म हो गया था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 7 की शुरुआत होती है। सीन यहाँ पे चैरिट और फ्यूल वाला दिखाया जाता है, जहाँ पे इन लोगों को फ्यूल मिलने के बाद ये लोग वापस से जुपिटर की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ जूडी को भी पता चल चुका था कि डॉक्टर स्मिथ जो कि एक झूठा नाम लेकर जी रही है वो कोई और है। जूडी उसी टाइम चाहती थी कि वो अपने पेरेंट्स को डॉक्टर स्मिथ के बारे में बता दे ताकि डॉक्टर स्मिथ इनकी फैमिली को कुछ ना कर सके, लेकिन डॉन इस टाइम पे जूडी को रोक देता है और कहता है कि ये बात सामने जाके कन्फ्रंट करेंगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन जूडी इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो जॉन की बात नहीं मानती और जुपिटर पे पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ जून मौजूद थी। इसी कारण कॉल का रिप्लाई जून देती है। जूडी यहाँ पे जून को इस समय कुछ नहीं बताती, लेकिन जून को जूडी की बात से कुछ आइडिया लग चुका था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एंजेला ने जो गन यूज करी थी उसी गन के बारे में अब मॉरिन पता लगा रही है। गन के ऊपर जो नंबर थे उससे मॉरिन को पता चलता है कि ये गन इन्हीं के जुपिटर के प्रिंटर से प्रिंट की गई है। यानी कि काफी समय पहले मॉरिन को जब जॉन के ऊपर डाउट हुआ था कि वो गन आखिर जॉन ने प्रिंट करी है, तब मॉरिन को पता चलता है कि गन प्रिंट तो हुई है लेकिन इस्तेमाल किसी और ने की है। जब जॉन कहता है कि मैंने तुम्हें उस समय भी क्लियर किया था कि मैंने वो गन नहीं बनाई है, तभी पीछे से विल आता है और बताता
है कि वो गन रोबोट ने बनाई थी, वो भी उसकी सिक्योरिटी के लिए। विल कहता है कि जब रोबोट ने उसे ये गन दी थी तो उसी टाइम पे विल ने वो गन वहीं पे अपने पास छुपा दी थी, लेकिन जिस जगह पे विल अपने साथ में फैमिली मेंबर्स को लेके जाता है वहाँ पे इन्हें गन नहीं मिलती है, यानी कि यहीं से वो गन चोरी हो गई थी। जॉन बताता है कि एंजेला हमारे जुपिटर में कभी नहीं आई थी, न ही वो लाइट टावर पे काम कर रही थी। इसका मतलब एंजेला ने ये गन यहाँ से चोरी नहीं की है, किसी और ने चोरी की है। अब जून के ऊपर किसी का शक ना जाए, क्योंकि इस जुपिटर पे जून ही घूमती थी, तो जून ने ये सारा शक विक्टर के ऊपर डाल दिया, क्योंकि विक्टर का पहले ही रॉबिन्सन फैमिली से कुछ बात नहीं बन रही थी। मॉरिन को लगा था कि विक्टर आखिर ऐसा क्यों करेगा, लेकिन जॉन कहता है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। मॉरिन और जॉन सोचते हैं कि ये बात वो एंजेला से जाकर ही पूछेंगे कि आखिर गन उसे कहाँ मिली थी। इसी कारण ये दोनों चैरिट लेके निकल पड़ते हैं। जाते हुए इनके सामने ब्लास्ट होने लगते हैं, जो कि इस प्लैनेट के अंदर बनी हुई गैस के कारण हो रहे थे। ये लोग अपने चैरिट को काफी तेजी से पीछे की तरफ लेके जाने लगते हैं, वापस से ग्राउंड में, लेकिन कंट्रोल बिगड़ने के कारण वो चैरिट वहाँ ग्राउंड में जाने के बजाय सीधा टार के अंदर फंस जाता है। जॉन जैसे ही रेस देने की कोशिश करता है तभी वो पहिए और ज्यादा अंदर की तरफ धंसते जा रहे थे, इसी के कारण वो दोनों शांत बैठ जाते हैं। सेम टाइम पे सीन हम फ्यूल ग्रुप वाले के लिए भी देखते हैं। यही ब्लास्ट अब इन लोगों के सामने भी हो रहे थे। आई को यहाँ पे टाइम कैलकुलेशन से पता करती है कि 3 मिनट के हर गैप के बाद में ये गैस ब्लास्ट बार बार में हो रहे हैं। एक चैरिट पे फ्यूल नहीं बंधा हुआ है, लेकिन उसी के साथ में दूसरे चैरिट पे फ्यूल बंधा हुआ है। ये अपने फुल स्पीड से जा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ब्लास्ट हुआ तो फ्यूल के कारण ये सारे लोग मारे जा सकते हैं, और फ्यूल इतना ज्यादा भारी था कि उसको पुल करने के बाद में चैरिट अपने फुल स्पीड से चल नहीं सकता था। दूसरी तरफ से होके भी ये लोग नहीं जा सकते थे, क्योंकि रास्ता सिर्फ ये एक ही था। ये लोग अपना टाइमर सेट करते हैं और गैस के रुकने के साथ में ही फुल स्पीड से चैरिट को भगाते हैं। ये लोग आगे तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन बीच रास्ते के अंदर चैरिट से जो फ्यूल टैंक बंधा हुआ था उसकी एक केबल निकल जाती है, जिसके कारण इन लोगों का बैलेंस बिगड़ने लगता है। अब जब कोई भी बाहर नहीं निकलता तो वहाँ पे इवान बाहर निकलता है। इवान इमरजेंसी एग्जिट से बाहर आता है और फ्यूल टैंक के पास जाने की कोशिश करता है, और उसके बाद में केबल को कनेक्ट भी करता है, लेकिन काफी तेज झटकों के कारण उसे भी प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये लोग वापस से फुल स्पीड के अंदर निकलते हैं। उसी टाइम पे इन लोगों के 3 मिनट 27 सेकंड का टाइम खत्म होने के कारण जमीन से वापस ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। एक ब्लास्ट के कारण फ्यूल वाले चैरिट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसके कारण वो पूरा फ्यूल टैंक पलट जाता है और उसके नीचे इवान दब जाता है। जूडी आके फटाफट से उसे चेक करती है। उस टाइम तक भी इवान जिंदा था, लेकिन इतना भारी फ्यूल टैंक उसके ऊपर से हटाना एक बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से सबसे बड़ी चीज ये थी कि फ्यूल टैंक में एक बड़ा सा होल हो गया था। अगर इवान को वहाँ से निकाला तो फ्यूल काफी तेजी से बाहर आ जाएगा। विक्टर अब बाकी लोगों की जान को बचाते हुए सोचता है कि इवान को यहीं रहने देना चाहिए और बाकी के फ्यूल को दूसरे फ्यूल टैंक बुला के यहाँ से ले जाना चाहिए, लेकिन जूडी एज अ मेडिकल स्टूडेंट ऐसा नहीं करने देना चाहती थी। वो इवान की जान को बचाना चाहती थी, इसी कारण बार बार चिल्लाती है कि उस फ्यूल टैंक को उठाना पड़ेगा, मैं मरते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती किसी को। यहाँ पे इवान की हालत ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसी कारण जूडी अब इस टाइम पे डॉन को कहती है मदद करने के लिए। हालांकि डॉन ये सारा काम वैसे तो पैसे के लिए ही कर रहा था, लेकिन इस टाइम वो जूडी की बात मानता है और फ्यूल टैंक को उठाने की कोशिश करता है। यहाँ फ्यूल टैंक को सीधा तो कर दिया जाता है, साथ में इवान को बाहर भी निकाल दिया जाता है, लेकिन इन लोगों की आंखों के सामने पूरे फ्यूल टैंक से फ्यूल गिरता ही जा रहा था और उसे रोकने का भी इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं था। यहाँ जून तो हर समय इधर उधर घूमती ही रहती थी, लेकिन आज उसके घूमने का कारण और कोई नहीं बल्कि रोबोट था। वो उसी माउंटेन पे जाती है और रोबोट को सर्च करने लगती है और आखिरकार उसे रोबोट मिल भी जाता है, लेकिन रोबोट पूरा वन पीस में नहीं मिलता, बल्कि उसके हर तरफ टुकड़े बिखरे हुए थे। जून के इरादे कभी नेक नहीं थे और नीचे जाके वो रोबोट के हर एक हिस्से को इकट्ठा करने लगती है। जून का इंटेंशन बस यही था कि अब रोबोट उसकी बात माने, हर एक बुराई से, हर एक प्रॉब्लम से रोबोट जून के लिए लड़े। मॉरिन और जॉन अभी भी इस चैरिट के अंदर ही फंसे हुए थे। मॉरिन यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी किसी से भी नहीं मिल पाती। इसका रीजन ये था कि इनके चैरिट का एंटीना बाहर ही टूट के गिर गया था। चैरिट के अंदर इन लोगों को एक वायर मिल जाता है, इसी के कारण जॉन बाहर निकलता है और उस वायर को पेड़ से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन चैरिट हद से ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा था और इतनी देर के अंदर ये दोनों ही पेड़ तक नहीं पहुंच पाते। इसी के कारण मॉरिन उसे नीचे बुला लेती है और हैंड टू हैंड उस चैरिट का इमरजेंसी डोर भी बंद कर देती है। यहाँ इवान की हालत हद से ज्यादा खराब थी। जूडी उसे बात करते रहने की ट्राई कर रही थी ताकि वो बस जिंदा रहे और बेहोश ना हो। जूडी को अब डॉन की बात समझ में आती है कि वो है तो एक अच्छा इंसान और उसे वो थैंक्स भी कहती है। जून ने यहाँ पे रोबोट के हर एक पार्ट को उसके जगह पे रख दिया है, लेकिन अभी तक भी रोबोट स्टार्ट नहीं हुआ और वो स्टार्ट कैसे होता है ये बात भी जून को नहीं पता। यहाँ मॉरिन के पास में अभी कोई रास्ता नहीं होता किसी से कांटेक्ट करने का, ना तो ये लोग किसी से बात कर सकते हैं, ऊपर से इनके चैरिट के अंदर ऑक्सीजन भी खत्म होती जा रही थी। इतने दलदल में फंसे होने के कारण चैरिट का टेम्परेचर भी
हद से ज्यादा बढ़ गया था। ये लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण भी मर सकते हैं। ये आखिरी टाइम में अब अपनी कुछ बातों को याद करने लगते हैं। जॉन कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि वो सही टाइम पे अपने बच्चों के पास नहीं रह पाया। उसे इस बात का रियलाइज तब हुआ जब उसकी सारी फैमिली अल्फा सेंटोरी जा रही थी। मॉरिन कहती है कि गलतियां सिर्फ तुमने नहीं की है, गलती मैंने भी की है। अल्फा सेंटोरी जाने के समय जब फैमिली का एग्जामिनेशन हुआ था तो विल उसमें पास नहीं हुआ था। तब माँ होने के नाते मॉरिन ने विल का एग्जामिनेशन इलीगल तरीके से पास करवा दिया था। यहाँ सीन वापस से जूडी पे शिफ्ट होता है। जूडी इवान से अच्छी तरीके से बात कर ही रही थी, लेकिन अपने आप ही इवान के सारे पल्स फ्लक्चुएट होना शुरू कर देते हैं और इवान वहीं पे मर जाता है। जूडी उसे उठाने के लिए कई कोशिश करती है, उसे कई बार शॉक देती है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। यहाँ मॉरिन और जॉन अभी भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और ढूंढते हैं कि चैरिट में आखिर क्या सामान रखा है। तब यहाँ पे जॉन को एक स्पेस हेलमेट मिलता है स्पेस सूट के साथ में। तब जॉन को लगता है कि इन दोनों पेरेंट्स में से किसी एक को जिंदा रहना जरूरी है और हेलमेट सिर्फ एक है, तो अगर मॉरिन ये हेलमेट पहन के यहाँ से बाहर निकल जाए तो वो शायद इस फैमिली को बचा सकती है और अपने बच्चों के साथ में अल्फा सेंटोरी जा सकती है। मॉरिन ऐसा करने के लिए साफ मना कर देती है क्योंकि यहाँ पे 2 सूट नहीं बल्कि एक ही सूट थे और वो जॉन को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती थी। लेकिन जॉन के समझाने पे मॉरिन बात मान जाती है और सूट भी पहन लेती है। मॉरिन यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने ही वाली थी कि तभी यहाँ पे मॉरिन को एक आइडिया आता है एयर बलून का। मॉरिन बताती है कि ये पूरा चैरिट एयर टाइट है, अगर इस चैरिट को हीलियम से भर दिया जाए तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी के साथ वो अपने एयर बलून को इस चैरिट में लगा देते हैं। हीलियम गैस ऑन होने के साथ में ही वो बलून भी भरना शुरू करता है। हीलियम प्रेशर होने से वो पूरा बलून भर जाता है और दलदल से सीधा बाहर निकल जाता है। अब मॉरिन और जॉन ऊपर की तरफ निकलते हैं और उस बलून को काट के ये दोनों ही बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर भी अपने बाकी लोगों के साथ में जुपिटर की तरफ निकलता है। जूडी और डॉन इवान की बॉडी को लेकर निकलते हैं। यहाँ विक्टर अब जब सही सलामत अपने जुपिटर पे पहुंच गया था तो वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलता है, लेकिन इस टाइम विक्टर यहाँ पे अपनी फैमिली को बात बताता है कि आखिर इन लोगों को फ्यूल कैसे मिला और उसके बाद में ये लोग जब लौट रहे थे तो कैसे इन लोगों का एक एक्सीडेंट हो गया। विक्टर कहता है कि फ्यूल नहीं मिलने के कारण शायद इन लोगों को कुछ टाइम इसी प्लेनेट पे और रहना पड़ेगा। अब विजय अपनी चुप्पी तोड़ देता है, जैसा कि विजय ने पैनी की बात सुनी थी कि ये प्लेनेट सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है और एक ब्लैक होल होने के कारण सारी ग्रेविटी इनके प्लेनेट को अपनी तरफ खींच लेगी। विजय जब ये सारी बात अपनी फैमिली को बताता है तो विक्टर डिसाइड करता है कि वो इस प्लेनेट पे रहेगा ही नहीं बल्कि वो अकेला ही यहाँ से चला जाएगा अपनी फैमिली के साथ। जून यहाँ पे बैठ के उस रोबोट को स्टार्ट करने के लिए विल की पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखती है जिसके अंदर उसे एलियन शिप से आने वाली कुछ आवाज सुनाई देती है। जून जब बाकी सारी आवाज को साइलेंट करके एलियन शिप से आने वाली आवाज को बढ़ाती है तो वो देखती है कि रोबोट के अंदर भी लाइट्स चमक रही है। यहाँ जून को आइडिया लग जाता है कि आखिर रोबोट अब स्टार्ट कैसे होगा और इसी सस्पेंस के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अनजान प्लेनेट पे फंसे हुए लोगों की कहानी लॉस्ट इन स्पेस बताती है, जहाँ पे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि इस प्लेनेट से निकलने के चक्कर में लोगों की जान तक भी जा रही है। कुछ बुरे लोग जिनके हाथ में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं लगनी चाहिए उनके हाथ में एलियन रोबोट भी लग जाते हैं और जैसा कि कहा गया है ना गाइस, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वैसा ही यहाँ पे विक्टर की फैमिली के साथ में भी हुआ। कुछ जैसे उन्हें पता चला कि ये प्लेनेट खतरे में है उसी टाइम पे ये फैमिली अपना सोच के इस जगह से जाने लगती है। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत होती है। जॉन और मॉरिन वापस से जब अपने जुपिटर्स की तरफ जाते हैं तो इनका ध्यान विक्टर के जुपिटर पे पड़ता है क्योंकि उससे निकलने वाली आवाज टेक ऑफ की आवाज थी। विक्टर ऑलमोस्ट अपने जुपिटर को टेक ऑफ के लिए तैयार कर चुका था। मॉरिन यहाँ पे विक्टर से कांटेक्ट करती है और उसे साफ तरीके से आगाह करती है कि तुम लोग इस प्लेनेट के ऑर्बिट से बाहर नहीं निकल पाओगे, उसके लिए तुम्हें ज्यादा फ्यूल भी चाहिए और ये जुपिटर अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। लेकिन विक्टर उनकी कोई भी बात नहीं मानता। इसी टाइम पे जॉन मॉरिन को कहता है कि बात करती रहो और विक्टर को थोड़ा एंगेज रखो। दरवाजा बंद होने से पहले जॉन जुपिटर के अंदर चला जाता है जहाँ पे विक्टर की उससे फाइट भी होती है और बड़ी मुश्किल के बाद में जॉन उस जुपिटर को बंद कर देता है और अब सब लोगों की मीटिंग होनी जरूरी थी। इसी के कारण जॉन सभी को एक जगह पे बुलाता है। अब इन लोगों की प्लानिंग स्टार्ट हो गई थी कि कैसे ये लोग जुपिटर को हल्का कर सकते हैं ताकि हल्की चीजें होने के कारण जुपिटर इस ऑर्बिट को पार कर सके। और तभी यहाँ पे विल की टी शर्ट पे बना हुआ एक स्टिकर मॉरिन को दिखाई देता है। अब जब सब लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा हो चुके थे तो जॉन यहाँ पे रिवील कर देता है, वो अब इस बात को ज्यादा हाइड नहीं करता कि इन लोगों का जुपिटर सन के काफी ज्यादा नजदीक आने वाला है और कुछ ही टाइम बाद में ये प्लेनेट सर्वाइव करने के लिए ठीक नहीं रहेगा। अब यहाँ पे उसी टाइम मॉरिन आती है और बताना शुरू करती है कि 1962 में जब नासा ने पहले इंसान को स्पेस में भेजा था तो वो इंसान को नहीं भेजा गया था बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्पेसशिप को भेजा गया था और उसके बाद में जब भी स्पेस को भेजा गया तो उसे लाइट वेट करके भेजा गया, यानी कि सब लोगों को एक साथ जाने की जरूरत नहीं है बल्कि ये इसी जुपिटर को हल्का करके और एक इंसान को भेज के रेजुलेट से मदद
मदद मांग सकते हैं। इसी के कारण मॉरिन, डॉक्टर और नाइको के बीच में मीटिंग चलती है। नाइको एक पायलट थी, इसी के कारण ये काम उसे बताया जाता है, लेकिन जुपिटर को हल्का करने के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना पड़ेगा जो कि हद से ज्यादा भारी था। लेकिन लाइफ सपोर्ट सिस्टम के हटते ही स्पेस में जाने के लिए सर्वाइवर को लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। उसके बावजूद भी नाइको इस मिशन पे जाने के लिए हाँ कर देती है। अब उस जुपिटर से जितने भी हैवी सिस्टम थे और शायद जो काम नहीं आ रहे थे या फिर काम आ भी रहे थे, तो उन चीजों को बाहर निकाला जाता है। विल ने हमेशा से अपनी मॉम को ये काम करते हुए ऑब्जर्व किया है। इसी के कारण जो जुपिटर मदद के लिए जाने वाला था, उससे वो खुद के जुपिटर को कनेक्ट करता है उस रेडियो फ्रीक्वेंसी से, जिससे कि ये लोग कनेक्ट रह सके। यहाँ जूडी और डॉन भी वापस लौट चुके थे और उसी टाइम जून ने इन दोनों को देखते ही एक चैरिट के अंदर बैठ जाती है और चैरिट को भी बंद कर लेती है। विल यहाँ मॉरिन को आके बताता है कि अगर जुपिटर को एक दूसरे से कनेक्ट करना है तो इन्हें एक सिक्योरिटी कोड की जरूरत है जो कि सिर्फ विक्टर दे सकता है। तब यहाँ पे विक्टर कहता है कि इसके लिए उसे जुपिटर में जाना पड़ेगा। विल वहाँ से अकेला नहीं जा सकता था। तभी वहाँ पे जून आती है जो कि कहती है कि विल को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। मॉरिन यहाँ पे बाहर आके विक्टर से पहले सिक्योरिटी कोड मांगती है और उसके बाद में एंजेला के पास जो गन थी उससे रिलेटेड बात भी करती है कि आखिर तुमने एंजेला को गन क्यों दी। विक्टर कहता है कि मैं हर सिचुएशन में अपने फैमिली को सेफ जरूर रखना चाहता हूँ, लेकिन उस गन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जब जूडी मॉरिन से मिलती है तब वो मॉरिन को डॉक्टर स्मिथ का सारा सच बता देती है। जून जो कि डॉक्टर स्मिथ बनी हुई है वो एक झूठी लड़की है। यहाँ डॉन और जॉन दोनों आपस में बैठ के उन चीजों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि जुपिटर से हटाई जा सकती है, जिससे कि जुपिटर और ज्यादा हल्का हो। यहाँ जब मॉरिन को पता चलता है कि जून असल में डॉक्टर स्मिथ नहीं है, तो इसी कारण वो फटाफट से भाग के अपने बेटे के पास पहुँचती है, विल के पास, कि कहीं जून ने विल को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। तब मॉरिन अंदर आने के बाद विल को तो सेफ देखती है और विल को वहाँ से बाहर भेज देती है और अपने साथ में जून को चलने के लिए कहती है। मॉरिन जून को बात करते करते नीचे बेसमेंट तक ले आती है। यहाँ जून को भी आइडिया लग गया था कि मॉरिन को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है। जून मॉरिन के ऊपर अटैक करने वाली थी, उससे पहले ही मॉरिन ने दरवाजा बंद कर दिया और जून अंदर अटक जाती है। जून यहाँ पे खुद की सफाई देने की बहुत कोशिश करती है कि कैसे वो अटक गई थी और रेजुलेट के ऊपर हमला हुआ था, उस सिचुएशन में वो क्या करती। डॉक्टर स्मिथ जो कि पहले से ही मर चुके थे, उसने बस उनका जैकेट लिया। उस डरी हुई सिचुएशन में होने के बाद आखिर जून क्या करती, ऐसा करके वो मॉरिन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मॉरिन जून की बातों में नहीं आती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे मॉरिन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जून काफी सारी बातें बताती है। वो कहती है कि उसका नाम जेसिका हैरिस है और जुपिटर पे जो भी जाएगा वो इंसान सेफ नहीं रहेगा। ऐसा कह के वो मॉरिन को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, लेकिन मॉरिन तब जान गई थी कि जून वैसे ही एक धोखेबाज लड़की है, क्योंकि एंजेला को गन जरूर जून ने दी होगी, क्योंकि विक्टर ने तो गन देने से मना कर दिया था। मॉरिन जब आके जॉन से पूछती है कि जुपिटर का काम कैसा चल रहा है, तब जॉन कहता है कि अभी भी जुपिटर काफी हैवी है, हम इम्पोर्टेंट सामानों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तब मॉरिन कहती है कि हाँ, अगर उन सामानों को निकाल भी दिया जाएगा तो नाइको हद से ज्यादा परेशान हो जाएगी, और ऊपर से अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल भी दिया जाएगा तो वो बेहोश भी हो सकती है और वापस रिकवरी होने में काफी टाइम लग जाएगा। और अगर एक बार बेहोश हो गए तो वापस होश में आके ऑर्बिट से निकलते ही जुपिटर को संभालना भी पड़ेगा। तब यहाँ पे जॉन और मॉरिन दोनों जाके नाइको के एग्जामिनेशन चेक करते हैं, जिसके एग्जामिनेशन में 54 सेकंड का गैप था वापस बेहोश होकर रिकवर होने में। लेकिन इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि कोई बेहोश होने के बाद में इतनी देर तक अनकॉन्शियस रहे। तभी वहाँ पे जॉन की जब टाइमिंग देखी जाती है तो उसकी टाइमिंग मात्र 19 सेकंड थी, जो कि रिकवर होने के लिए सबसे फास्ट थी। जॉन को एक बार के लिए डर जरूर लगता है कि शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा, उसने कभी जुपिटर चलाया नहीं है और उसे इन चीजों की नॉलेज भी नहीं है। लेकिन मॉरिन कहती है कि यहाँ पे अगर तुम सब लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, तुम्हें जाके वापस आना पड़ेगा। एक बार फिर से रॉबिन्सन फैमिली एक डिसीजन को लेने के लिए साथ बैठती है, इसके लिए कि जॉन को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। विल इतने रिस्क को देखते हुए अपने फादर को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन जॉन समझाता है कि सब लोगों की जान बचाने के लिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब जब जॉन किसी काम से नीचे गया था तब उसी टाइम पे जून उसे मैनिपुलेट करती है और वापस से उसे इन्फ्लुएंस करती है अपनी बातों से कि वो कितनी अच्छी लेडी है, कि मॉरिन ने किसी गलत चीज से उसे अंदर बंद कर दिया है। जॉन भी उसकी बातों में नहीं आता और वो तैयार हो जाता है मिशन के लिए। ये टाइम प्रैक्टिस टाइम था। अब इस पूरी जगह को स्पेस के एनवायरनमेंट में बदल दिया जाता है और प्रैक्टिस के लिए जॉन को बेहोश किया जाना था उस प्रेशर से जो प्रेशर उसे स्पेस में झेलना था। उसके बाद रेगुलर टेस्ट जॉन के ऊपर किए जाते हैं कि कैसे उसे 19 सेकंड के अंदर रिकवर करना है, वापस होश में आना है और जुपिटर को संभालना है। उस टाइम पे इंजन भी गर्म हो जाएंगे तो उसे इंजन पे भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ लोगों से कनेक्ट भी रहना है। इसी के कारण जॉन के ऊपर बार बार ये टेस्ट रिपीट करवाए जाते हैं। जॉन की ऐसी हालत देखते हुए जूडी साफ मना कर देती है कि इनकी मेडिकल कंडीशन खराब हो जाएगी अगर ये टेस्ट बार बार किया जाएगा, क्योंकि जॉन के ऊपर रेगुलर प्रेशर लग रहा था। तब सभी लोग एक बार के लिए रेस्ट लेते हैं। यहाँ पे मॉरिन और जॉन वही डॉक्टर स्मिथ और जून के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर उसने इतना गलत काम कैसे किया, लेकिन उस चीज का फैसला ये लोग रेजुलेट में जाकर भी ले सकते हैं।
हाल फिलहाल इनका फोकस इस मिशन पे होना चाहिए। ये बात यहाँ पे विल भी सुन लेता है। इसी टाइम यहाँ जूडी भी आती है जो कि रेजुलेट से आने वाले एक ब्रॉडकास्ट के बारे में बताती है। ब्रॉडकास्ट से पता चल रहा था कि रेजुलेट जो कि है वो 24 आवर्स के अंदर ब्लैक होल के कारण इस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा, यानी कि इन लोगों को जो भी करना है सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही करना है। जितने भी जुपिटर रेजुलेट तक पहुंच जाएंगे जितने लोगों के साथ में, तब वो रेजुलेट वहां से अल्फा सेंटोरी के लिए निकल जाएगा। बाकी लोगों के लिए कोई नहीं रुकेगा। इन लोगों की प्रैक्टिस इतनी नहीं थी कि 24 आवर्स के अंदर ये लोग टेक ऑफ कर सके। इसी कारण मॉरिन परेशान हो जाती है, लेकिन जॉन बिलीव दिलाता है कि वो ये काम कर पाएगा। अब विल यहाँ पे नीचे जून से बात करने के लिए आता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने किसी दूसरे की आइडेंटिटी क्यों चुराई। तब यहाँ पे जून फिर से विल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि कोई तो आखिर उसकी बात मान के दरवाजा खोल दे। मॉरिन के वहाँ आने से विल उस टाइम वहाँ से चला जाता है। मॉरिन यहाँ पे बार बार में उसी जुपिटर के इंजन को चेक करती है जिससे कि जॉन जाने वाला था। जब यहाँ पे डॉन आके मॉरिन से पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो बार बार, ये तो एक टेक्नीशियन का काम है, तो मॉरिन कहती है कि कई बार ऐसे ब्लास्ट भी हुए हैं स्पेसशिप में जो कि इंजन फेल से हुए हैं, तो मैं ऐसी चीज बिल्कुल नहीं चाहती, इसी के कारण रीचेक कर रही हूँ। अब यहाँ पे मॉरिन, डॉन और जॉन एक साथ में थे। तब डॉन कहता है कि उन्होंने CPDUS को निकाल दिया है। इसका मतलब है कि इन लोगों को वेंटिंग और पायलटिंग एक साथ करना है। वेंटिंग का मतलब हुआ कि अगर इंजन गर्म हो गया तो उसी टाइम पे वेंटिलेशन को ओपन करके इंजन को कूल करना है, और सेम टाइम पे पायलट को जुपिटर को भी संभालना है। यहाँ पे मॉरिन डॉन को कहती है कि अगर वो जॉन के साथ चला जाए तो इन लोगों की हेडेक आधी हो जाएगी, यानी कि दोनों अगर मिलके ये पूरे जुपिटर को संभाल ले तो ये लोग बहुत अच्छे से रेजुलेट तक पहुंच जाएंगे। डॉन वेस्ट इस मिशन पे जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन जूडी उसके बाद में डॉन को समझाती जाती है और इतनी बात समझाती है कि डॉन को बात माननी पड़ती है। और अब वापस से इन लोगों का एक प्रैक्टिस टेस्ट शुरू होता है। टेस्ट होने के बाद में इन दोनों का रिकवरी टाइम ठीक था, यानी कि वेंटिलेशन और पायलटिंग दोनों ठीक टाइम पे हुई थी। जब यहाँ पे विल का कन्वर्सेशन जून से हुआ था, तब जून ने कहा था कि तुम्हारे फादर को जुपिटर के अंदर मत भेजो, उसके अंदर जरूर कोई प्रॉब्लम है। तो विल बार बार में कह रहा था कि एक टेस्ट होना जरूरी नहीं है, हम लोग और भी टेस्ट कर सकते थे ताकि इन लोगों को अच्छे से पता हो कि इन लोगों को स्पेस में जाने के बाद क्या करना है। लेकिन 24 आवर्स धीरे धीरे करके खत्म होने वाले थे, इन लोगों को जल्दी टेक ऑफ के लिए निकलना था, इसलिए सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट किया गया। यहाँ डॉन और जॉन दोनों ही मिशन के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। डॉन जाने से पहले अपनी मुर्गी को जूडी को देके जाता है। जॉन भी यहाँ अपनी फैमिली से मिलता है। हालांकि अब इन लोगों के बीच में काफी नजदीकियां आ चुकी थी। चैरियट जुपिटर के लिए निकल चुका था। वहीं पे विल इतना ज्यादा इमोशनल था कि भाग के जून के पास आता है पूछने के लिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कह रही थी कि टेक ऑफ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जून अपना रीजन देना शुरू करती है कि जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही उस स्पेसशिप को उड़ाए। यहाँ पे जून अपने पास में रोबोट के रखे हुए सिर को दिखाती है और कहती है कि हम लोग मिलके इसे ठीक कर सकते हैं और ये तुम्हारे डैड की जान बचा सकता है। वो स्पेसशिप के अंदर जाएगा और रेजुलेट को इन्फॉर्म करेगा, इससे तुम्हारे फादर की जान बच सकती है। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। जॉन और डॉन दोनों ही निकल चुके थे। अब सबसे बड़ी गलती ये होती है कि विल जून की बातों में आ जाता है और दरवाजा खोल देता है। डॉन वेस्ट और जॉन पहुंच चुके थे जुपिटर तक। यहाँ पे मॉरिन अपने जुपिटर के अंदर रह के कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देती है। लॉन्चिंग प्रोग्राम भी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। सारी चीजों को चेक करने के बाद में ये जुपिटर 2 मिनट के अंदर टेक ऑफ करने वाला था। बाकी सारे लोग यहाँ पे बड़ी होप से इस जुपिटर को देख रहे थे कि ये लोग जाके रेजुलेट से कांटेक्ट करके इनके लिए मदद लाएंगे। इसी के साथ में जुपिटर टेक ऑफ करता है और काफी स्पीड से ऊपर जाता है। उसी फोर्स के कारण डॉन और जॉन दोनों ही वहाँ बेहोश हो जाते हैं। अब जैसा कि विल ने गलती करी थी तो विल को उसकी सजा भी मिल गई थी। विल को यहाँ पे हाथ और पैर बांध के बिठा दिया गया था और जून वहाँ से बाहर निकल गई थी। अब जब 19 सेकंड ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे, तब यहाँ पे जॉन होश में आ चुका था और इसी के साथ में मॉरिन भी उसे कांटेक्ट करती जा रही थी और बात करती जा रही थी। मॉरिन यहाँ पे डॉन को वेंटिंग स्टार्ट करने के लिए बताती है, यानी कि दोनों काम एक साथ में स्टार्ट हुए और ठीक तरीके से चल भी रहे थे। यहाँ पे इन लोगों के पास लास्ट इंस्ट्रक्शन था कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। मॉरिन के बताने से पहले यहाँ पे जून आ जाती है जो कि मॉरिन को एक किक मार के वहीं पे बेहोश कर देती है। इधर यहाँ इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने से ये लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते और इसी प्लेनेट के ऊपर ऑर्बिट में जाने से पहले उनका जुपिटर ब्लास्ट हो जाता है। ये सारी चीजें नीचे खड़े लोग देख रहे थे कि कैसे इनका मिशन फ्लॉप हो गया और अनसक्सेसफुल रहा। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इन सभी लोगों के पास एक होप आई थी, क्योंकि जॉन और डॉन दोनों एक जुपिटर लेके रेजुलेट की तरफ गए थे। लेकिन वही होप तब टूट गई जब वो जुपिटर ऑर्बिट से बाहर निकलने से पहले ही ब्लास्ट हो गया। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है। सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली एक साथ बैठी थी और यहाँ न्यूज पे दिखाया जा रहा था कि कैसे एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप अर्थ से आके टकराई है। इस न्यूज के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं चले, इसीलिए एक कहानी बना दी गई कि एक तारा आके टूटा था जो कि वापस से अपनी जगह पे चला गया। अब बच्चे जब इस बारे
में मॉरिन से पूछते हैं तो मॉरिन यहाँ पे बताने लगती है कि कैसे कोई स्पेसशिप हमारे अर्थ के ऑर्बिट तक आया था और उसे चेक भी किया जा रहा है। सेम टाइम पे हम यहाँ पे विल को देखते हैं जो कि इस टाइम पे जॉन के लिए एक ट्रांसमीटर बना रहा था। जॉन जो कि आर्मी के अंदर काम किया करता था और अपने बच्चों से हर टाइम बात नहीं कर सकता था, इसी के कारण विल ने एक ऐसा ट्रांसमीटर बनाया जिससे कि जॉन कभी भी उसे रिप्लाई कर सके। इसके अंदर मास कोड का यूज होता है। इसी लैंग्वेज से वापस से विल प्रेजेंट टाइम के अंदर रिसीवर से मैसेज भेजने की कोशिश करता है ताकि कहीं ना कहीं जॉन उसे रिप्लाई दे सके। यहाँ जूडी और पेनी ही बचे थे। इन दोनों ने मिलके विल को बाहर तो निकाल लिया था, लेकिन यहाँ से इनकी मॉम अब मॉरिन गायब हो गई थी। जूडी और पेनी दोनों विल को समझाने की कोशिश करते हैं कि इनके डैड जिंदा नहीं बचे हैं, लेकिन विल को अभी भी होप थी कि शायद कोई मिरेकल हुआ हो और इनके डैड बच गए हो। दूसरी तरफ हम जब मॉरिन को देखते हैं तो यहाँ हम जून के साथ मॉरिन को देखते हैं। मॉरिन इस टाइम पे बेहोश थी और जून अपने साथ में मॉरिन को बेहोश करके चैरेट के साथ में उस जगह पे ले आई थी जहाँ पे इस रोबोट का टूटा हुआ स्पेसशिप था। जून बस इतना ही चाहती थी कि मॉरिन उसकी हेल्प करे इस रोबोट को वापस से जोड़ने में। यहाँ पेनी और जूडी डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को इनके मॉम को ढूंढना है, तो जूडी कहती है कि वो यहाँ से अकेली जाएगी। विल यहाँ पे ये भी इन्फॉर्म करता है कि जून के पास में रोबोट का हिस्सा है, तो वो जरूर हमारी मॉम की मदद रोबोट को जोड़ने में करेगी, लेकिन इस टाइम पे वो मॉम को कहाँ लेके गई होगी। विल कहता है कि मुझे साथ चलने दो, लेकिन जूडी विल को बुरी तरीके से डांट देती है कि तुम पहले ही बहुत काम कर चुके हो। वो विल को इसलिए डांटती है क्योंकि विल ने ही जून को बाहर निकाला था। जूडी वहाँ पे अपनी मॉम को ढूंढने के लिए अकेली चली जाती है। विल इस टाइम पे खुद से ही बहुत ज्यादा अपसेट था कि उसने कोई गलत चीज करी है। खुद के हैच में आके वो हर चीजों को तोड़ फोड़ करने लगता है। विल को स्टोन कलेक्ट करने की बहुत आदत थी। इस प्लेनेट पे रोबोट ने उसे एक स्टोन दिया था, लेकिन असल के अंदर वो एक स्टोन नहीं था बल्कि बायो वेस्ट था, जिसे लेके वो पहले अपनी बहनों के पास आता है और उसके बाद में हिरोकी के पास में। हिरोकी इस स्टोन को देखते ही समझ जाता है कि एक बायो वेस्ट है, ऐसा बायो वेस्ट जो कि इस प्लेनेट के रहने वाले क्रीचर से ही बना है, लेकिन ये इतना हैवी बायो वेस्ट है जो कि इस प्लेनेट पे रहने वाले सबसे खतरनाक शिकारी का हो सकता है। शायद उसके पास जाना सेफ हो भी नहीं और हमें ये बायो वेस्ट कहाँ मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हिरोकी के पूछने पे विल बताता है कि ये बायो वेस्ट उसे एक केव के अंदर मिला था जहाँ पे विल उसे वापस से ले जा सकता है। अब यहाँ पे पेनी तो विल के साथ में रहती है क्योंकि इन लोगों को बायो वेस्ट देखने जाना था। वहीं दूसरी तरफ जूडी जब जाने लगती है तो पेनी उसे गले से लगा लेती है क्योंकि इस टाइम पे रॉबिन्सन फैमिली के दोनों पेरेंट्स गायब थे। तो पेनी कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मॉम को ढूंढ के ले आओगी और खुद का ध्यान रखोगी। जून यहाँ पे मॉरिन को बुरी तरीके से बांध चुकी थी और उससे कहती है कि बस तुम इंस्ट्रक्शन दो, मैं इस रोबोट को वापस से स्टार्ट कर लूंगी। मॉरिन जब उस रोबोट को देखती है तो कहती है मुझे खुद को भी नहीं पता कि विल ने आखिर इसे स्टार्ट कैसे किया था, तुम अगर मेरा हाथ खोल पाओ तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। तो जून कहती है कि तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगी और तुम मुझे यहाँ पे मार के चली जाओगी। जुपिटर के आसपास जितने भी लोग अभी यहाँ पे रह रहे थे सब लोग इसी केव के अंदर आते हैं। हिरोकी जब यहाँ पे इसी बायो वेस्ट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सारा वेस्ट है जिससे कि फ्यूल बनाया जा सकता है। गाइस, इंडिया के अंदर भी बायो वेस्ट का यूज किया जाता है अलग अलग चीजों से, यानी कि कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है या फिर कभी कोई और चीजें भी। यहाँ इन क्रीचर के बायो वेस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनसे फ्यूल तक भी बन सकता है, वो फ्यूल जो कि इन सारे जुपिटर को उड़ा के रेजुलेट तक लेके जा सके। विक्टर को इसी केव के अंदर एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है जहाँ पे हद से ज्यादा बायो वेस्ट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रूफ पे वही सारे क्रीचर लटक रहे थे जो कि इन लोगों को कभी भी मार सकते थे। ऊपर से इस जगह पे काफी फ्रेश बायो वेस्ट था, यानी कि ये क्रीचर इधर उधर ही घूम रहे हैं। बाहर आके सब लोगों को न्यूज मिलती है कि ये लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन एक आवाज इन सारे क्रीचर को जगा सकती है। यहाँ पे जून फिर से पूछने लगती है कि जब विल ने रोबोट को स्टार्ट किया होगा तो कैसे स्टार्ट किया होगा। तब यहाँ पे मॉरिन बताती है कि मैं यहाँ पे जॉन के साथ में आई थी, लेकिन ये स्पेसशिप अपने आप स्टार्ट हो गया। उस टाइम पे हमने कुछ भी नहीं किया था। मॉरिन का सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट होता है, उस समय जब मॉरिन को पहली बार जुपिटर को बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। मॉरिन इसके ऊपर काम कई सालों से कर रही थी, लेकिन जब अर्थ के ऊपर सिचुएशन बिगड़ने लगी तो मॉरिन के हेड ने मॉरिन को जुपिटर का काम और ज्यादा तेजी से करने के लिए कहा और मॉरिन ने ही रेजुलेट नाम को बनाया। विल अभी भी जॉन से कांटेक्ट करने के लिए अपने रिसीवर से बार बार मैसेज भेजने की कोशिश करता है। तब यहाँ पे विक्टर आता है क्योंकि विक्टर को पता था कि इस रॉबिन्सन फैमिली के दोनों ही पेरेंट्स इन बच्चों के पास नहीं है। विक्टर बताता है कि मुझे तुम्हारे फादर पे बहुत प्राउड है और मुझे बहुत खुशी होती कि अगर वो इस टाइम यहाँ होते। तब विल कहता है कि वो जिंदा है, हम उन्हें जरूर ढूंढ लेंगे, वो जरूर इसी प्लेनेट पे होंगे। विक्टर प्रैक्टिकल चीज पे ज्यादा फोकस करता है और उसे पता था कि इतने बड़े ब्लास्ट के बाद विल के फादर नहीं बचे होंगे। यहाँ सभी लोग केव के अंदर जाते हैं और धीरे धीरे करके उस बायो वेस्ट को हटाने की कोशिश करते हैं और इकट्ठा करके बाहर लेके जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच गलती से किसी से एक इंस्ट्रूमेंट नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर भी उन क्रीचर्स का ध्यान इन लोगों पे नहीं जाता। दूसरी तरफ जूडी उस चैरिट के बारे में पता करती है जो कि जून लेके भागी थी। यहाँ जून मॉरिन को स्पेसशिप में अंदर
अंदर लाके बोल के बताओ तुमने इसे कैसे स्टार्ट किया, मुझे सब कुछ बताओ। मॉरिन साफ बताती है कि उस समय विल अंदर नहीं था, उस समय सिर्फ मॉरिन और जून ही अंदर थे, अपने आप ये स्टार्ट हुआ था। मॉरिन यहाँ पे जून को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इसी कारण कहती है कि तुम पीछे खड़ी हो। जॉन यहीं पे खड़ा था। एक टाइम ऐसा आता है जब मॉरिन अपने हाथ खोलने ही वाली थी, लेकिन तब तक यहाँ पे जून पहुंच जाती है, जो कि मॉरिन को ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से बहुत इजीली चली जाओगी। जून जिस टाइम पे एक दरवाजे के पास में खड़ी थी, तब वहाँ पे जून के सर के बाल खड़े हो जाते हैं। इसी टाइम सीन यहाँ पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। ये वो टाइम था जब बच्चे जुपिटर के अंदर खड़े थे, वो भी इंजन रूम के बाहर, और बच्चे मस्ती करते हुए एक दरवाजे पे हाथ लगाते हैं तो पेनी और विल दोनों के ही सर के बाल खड़े होने लग जाते हैं। इसी टाइम यहाँ मॉरिन कहती है और कहती है कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, फिर भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दोनों जाओ यहाँ से। पेनी और विल जब यहाँ से जाते हैं तो मॉरिन खुद उस दरवाजे को टच करती है और उसके खुद के बाल खड़े हो जाते हैं। मॉरिन को लॉजिक समझ में नहीं आता उस इंजन का, तब वो वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ पे मॉरिन जून को उस दरवाजे को देखने के लिए कहती है कि जरूर इसके पीछे कुछ है। केव के अंदर पेनी बिल्कुल समझाने लगती है कि अब तुम ट्राई मत करो, हमें यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन विल बात मानता ही नहीं है और वो कहता है कि हो सकता है जरूर डैड का रिसीवर उनके पास हो या फिर वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो जिंदा है और ये बात उसे पता है। इन लोगों की बात करने के बीच में ही वो रिसीवर अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब था कि जॉन और डॉन दोनों ही जिंदा बच गए थे इतने बड़े ब्लास्ट के बाद में भी। रिसीवर पे जैसे ही मैसेज आता है तो काफी तेज आवाज आती है और उस आवाज के कारण उस केव के अंदर जितने भी क्रीचर थे उन सब का ध्यान भटक जाता है और सारे क्रीचर लोगों को मारने के लिए नीचे आ जाते हैं और जोर जोर से उड़ने लगते हैं। विक्टर सारे लोगों की जान बचाते हुए उन्हें यहाँ से बाहर निकालता है, लेकिन फिर भी अंदर हिरोकी, एंजेला, पेनी और विजय रह जाते हैं। ये चारों नीचे बैठ जाते हैं ताकि उन क्रीचर का ध्यान इन लोगों पे ना आए। सारे लोग जब बाहर आते हैं तो ये अपनी आंखों से उड़ते हुए क्रीचर को देखते हैं। यहाँ मॉरिन और जून दोनों ही उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनसे ये दरवाजा नहीं खुल पाता। यहाँ हाथ रखने के भी कुछ ऐसे निशान थे जिससे कि शायद वो रोबोट हाथ रख के इस दरवाजे को खोलता हो। मॉरिन यहाँ पे जून को कहती है कि एक हाथ तुम रखो, दूसरा हाथ मैं रखती हूँ। मॉरिन और जून जब दोनों ही उस जगह पे एक साथ एक टाइम पे उस दरवाजे पे हाथ रखते हैं तो वो दरवाजा खुल जाता है और इनके सामने एक काफी अजीब चीज थी। और इस टाइम पे जून वापस पास्ट के अंदर जाती है। जून यहाँ पे पास्ट के अंदर उस सीन पे थी जहाँ उसे पूछताछ हो रही थी और कैप्टन को उस समय इमरजेंसी के लिए बाहर बुला लिया गया था। इमरजेंसी होने के कारण रेजुलेट के अपने आप ही दरवाजे खुल गए थे और जून भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ गई थी। तब डॉक्टर स्मिथ से मिलने से पहले ही वो एक ऐसे हेज में पहुंची थी जहाँ पे एक ब्लू कलर का इंस्ट्रूमेंट रखा था। असल के अंदर वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था बल्कि इंजन था, वो भी एलियन स्पेसशिप का इंजन। मॉरिन हर चीज को क्लियर कर चुकी थी अब तक अपने दिमाग के अंदर कि उन एलियन रोबोट ने हमारे स्पेसशिप पे हमला नहीं किया था, बल्कि वो अपनी चीज को वापस लेने आए थे। असल के अंदर इंसानों ने स्पेसशिप में जाने की टेक्नोलॉजी को बनाया ही नहीं था, बल्कि अर्थ के ऊपर जो एलियन स्पेसशिप आके टकराई थी उन लोगों से उनका इंजन चुरा लिया था और उसी इंजन की मदद से ये सारे लोग रेजुलेट को बना के स्पेसशिप में पहुंच गए थे। एलियन यही चीज लेने वापस आए थे। जून यहाँ पे मॉरिन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है कि अगर हम ये चीज वापस लौटा दे तो रोबोट हमारी मदद कर सकता है। दूसरी तरफ केव के अंदर अभी भी विजय, पेनी, हिरोकी और एंजेला बैठे थे, जिनके हर तरफ आसपास में वही क्रीचर घूम रहे थे। एंजेला कहती है कि इन्हें दिखाई नहीं देता, इन्हें सिर्फ सुनाई देता है। ये लोग अब कितनी देर तक अंदर बैठ सकते थे क्योंकि हिरोकी भी इंजर्ड था। धीरे धीरे करके ये लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जिस रास्ते से ये लोग बाहर की तरफ जाते वहीं पे एक बड़ा सा क्रीचर पेनी के बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया था। वो पेनी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी एंजेला एक स्टोन को दूसरी तरफ फेंकती है और उस क्रीचर का ध्यान भटक जाता है। वो पेनी को छोड़ के मेन केव के अंदर चला जाता है। कैसे तैसे करके ये चारों भी बाहर आ जाते हैं और अब इन लोगों के पास जितना भी बायो वेस्ट इन लोगों को मिला था, मिशन को वहीं ड्रॉप करके ये लोग जाते हैं। पेनी और विल को रास्ते के बीच में एंजेला मिलती है और पहले वो जॉन के लिए कहती है कि जॉन के जाने का उसे बहुत अफसोस है। अगर जॉन यहाँ पर होता तो वो जरूर जॉन से माफी मांगती, क्योंकि लास्ट टाइम रोबोट के साथ होने वाले इंसिडेंट पे एंजेला को बहुत बुरा लगा था। तब विल कहता है कि ये बात आप खुद मिलकर करिएगा डैड से, क्योंकि डैड जिंदा है। विजय भी आके पेनी से बात करता है क्योंकि पेनी ने विजय की जान बचाई थी। जून यहाँ पे मॉरिन को बाहर ले आई थी क्योंकि स्पेसशिप तो अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुई और रोबोट को स्टार्ट करने का जून को कोई तरीका नहीं मिला। गलती से जून रोबोट का हाथ उस स्पेसशिप के एक टुकड़े पे रख देती है और टच होने के साथ में ही वो स्पेसशिप भी स्टार्ट हो जाता है और रोबोट भी अपने आप खुद को हील करने लगता है। इस टाइम तक जूडी भी यहाँ पे पहुंच चुकी थी। जून को महसूस होता है कि आसपास जरूर कोई है, इसी के कारण वो चाकू लेके प्लांट्स के पीछे जाने लगती है। तो जून को वहाँ पे मुर्गी मिलती है, वो भी डॉन की। जूडी पीछे से आके जॉन को एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है, जिसके कारण जून वहीं पे बेहोश हो जाती है। जूडी आके फटाफट से मॉरिन को फ्री करती है और ये लोग चैरियट में से बैठ के जाने लगते हैं। इतनी ही देर में इनके सामने रोबोट आके खड़ा हो जाता है। मॉरिन को समझ ही नहीं आता कि आखिर ये रोबोट वापस खड़ा कैसे हो गया और पीछे से जून निकल के आती है।
अब जैसा कि जून ने रोबोट को स्टार्ट किया था तो रोबोट अब जून की बात मान रहा था और जाते हुए चैरिट को जून रुकवा देती है जो कि रोबोट ने पकड़ के रखा था। जूडी और मॉरिन दोनों बाहर निकल के आते हैं और रोबोट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें पता था कि जून अब इस रोबोट को इन्फ्लुएंस कर रही है। यहाँ रोबोट जून का नाम भी लेता है और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस अभी जो सीरीज चल रही है वो लॉस्ट इन स्पेस की सीरीज है जिसके टोटल 10 एपिसोड है फर्स्ट सीजन के अंदर। अब तक 9 एपिसोड ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और आज बारी है इस सीजन के लास्ट एपिसोड की। क्या ये सारे लोग इस अननोन प्लेनेट को छोड़ के अपने मिशन की तरफ निकल पड़ेंगे? रेजुलेट से जुड़ के क्या ये लोग अल्फा सेंटोरी पहुंच पाएंगे या इससे पहले की सिचुएशन इन्हें अपने डेस्टिनेशन से दूर कर सकती है? लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रोबोट को वापस जिंदा कर दिया गया है और अब वो जून के इशारों पे उसकी सारी बात मान रहा है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है। विल यहाँ पे बैठ के रोबोट के साथ रिकॉर्ड की गई क्लिप्स को देख रहा था जहाँ पे वो रोबोट की बनाई हुई ड्राइंग को देखता है जिसपे 8 बना हुआ था। रोबोट अपने खुद के एलियन स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे जो मेन पार्ट मिसिंग था वो इनका इंजन ही था। इसी के साथ सीन यहाँ पे स्पेस में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम जुपिटर का एक टुकड़ा देखते हैं जिसके अंदर जॉन और डॉन दोनों लटके हुए थे। ये दोनों जिंदा थे लेकिन सेफ बिल्कुल नहीं थे। स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं होने के कारण इनके स्पेस सूट में कुछ कम टाइम तक जिंदा रहने की ही ऑक्सीजन थी। अगर इन लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंची तो ये दोनों स्पेस में ही मर जाएंगे। मार्स कोड के जरिए ये लोग बात कर सकते थे। यहाँ पे पेनी और विल ऊपर की तरफ देख रहे थे कि इस समय जॉन और डॉन कहाँ पे हो सकते हैं और ये बात जल्द ही वो अपनी मदर यानी कि मॉरिन को भी बताना चाहते थे। ये लोग जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर यहाँ से जुपिटर टेक ऑफ करते हुए इन्हें दिखाई देते हैं। असल के अंदर वो जुपिटर जो कि बायो वेस्ट की मदद से फ्यूल को तैयार कर चुका था और रेजुलेट की तरफ जाने लगा था, लेकिन उसी में से एक जुपिटर के अंदर इन दोनों यानी कि पेनी और विल को भी जाना था, लेकिन ये दोनों नीचे उतर के आ गए। जॉन को मार्स कोड नहीं आता था, इसी कारण वो मैसेंजर से कोई मैसेज नहीं भेज पा रहा था। यहाँ पे मॉरिन की एंट्री होती है जूडी के साथ में, लेकिन साथ ही साथ जून भी निकल के आती है और पीछे से रोबोट भी निकल के आता है। विल यहाँ पे आते ही मॉरिन को डैड के बारे में बताना चाहता था, लेकिन पेनी उसे रोकती है और उसी टाइम पे विल रोबोट को देखते ही कहता है कि इसे पकड़ लो, जून को दूर कर दो हम लोगों से। तब यहाँ पे जूडी विल को समझाती है कि अब ये हमारी बात नहीं मानता, अब ये हमारा रोबोट नहीं रहा है, इसे जून ने बनाया है तो ये जून की ही बात मानेगा। लेकिन इतनी ही देर में फिर से रिसीवर से कोई मैसेज आना शुरू करता है जिसे मॉरिन देखती है और विल बताता है कि डैड जिंदा है और वो भी रिसीवर से ही मैसेज भेज रहे हैं। ये चीज सुन के तो मॉरिन भी बहुत खुश हो जाती है और अब इन लोगों को भी रेजुलेट के लिए निकलना था। जून के पास में रोबोट था तो उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इसी के कारण अब मॉरिन के साथ जून और रोबोट भी टेक ऑफ के लिए जाते हैं। स्पेस के अंदर रहने के बाद इन लोगों को ये पता चलता है विल के भेजे हुए इन्फॉर्मेशन से कि प्लेनेट पे उन लोगों को फ्यूल मिल गया है। अगर फ्यूल मिल गया है इसका मतलब है कि सारे जुपिटर रेजुलेट के लिए निकल गए हैं। डॉन कहता है कि अगर यही फ्यूल कुछ टाइम पहले मिल जाता तो इन लोगों को स्पेस में जाना ही नहीं पड़ता। विल इस टाइम पे जुपिटर के अंदर था और रोबोट के आते ही विल अपने पास में रखी हुई बॉल को बाहर निकालता है। विल कोशिश करता है कि रोबोट को वापस से पुरानी चीजें याद आए कि कैसे रोबोट विल के साथ में गेम खेला करता था, लेकिन रोबोट उस बॉल को फेंक देता है जिससे विल को समझ आता है कि रोबोट अब उसका दोस्त नहीं रहा है। यहाँ पेनी भी आके विल को अपने साथ ले जाती है। इधर जूडी और मॉरिन आपस में बात करते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि फ्यूल कम है, लेकिन इन लोगों को डैड को भी ढूंढना है। रेजोल्यूट यहाँ से कुछ ही देर के अंदर चला जाएगा, उससे पहले इन लोगों को डैड को भी रेस्क्यू करना है और वापस से रेजोल्यूट तक भी पहुंचना है। उसी टाइम पे जुपिटर को एक बहुत जोर से झटका लगता है। असल के अंदर इस प्लेनेट का सर्कल अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था, इसी कारण वॉल्केनो भी एक्टिव होने लगे थे। उसी मूवमेंट पे सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और मॉरिन टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर के अंदर ये जुपिटर भी इस प्लेनेट के ऑर्बिट से फाइनली बाहर आ जाता है। सारी चीजें वापस से स्टेबल हो जाती है, लेकिन मॉरिन को तब ये बात पता चलती है कि ये लोग किसी मुसीबत में है जब जून अपना हेलमेट गिराती है। ग्रेविटी नहीं होने के कारण हेलमेट को उड़ना चाहिए था, लेकिन हेलमेट नहीं उड़ता। इसका मतलब है कि इनकी स्पेसशिप में ग्रेविटी आखिर कहाँ से आई? तब हमें पता चलता है कि वो इंजन चैरियट के नीचे लगा हुआ था, इसी कारण इस स्पेसशिप के अंदर ग्रेविटी भी थी। मॉरिन यहाँ पे स्पेसशिप के उस प्रोग्राम को एक्टिव करती है जिससे कि वो आसपास की किसी भी चीज या किसी भी गर्म चीज को पकड़ सके। तभी वहाँ पे फ्यूल टैंक भी अपनी वार्निंग देता है कि फ्यूल काफी कम है। जून को पता चलता है कि फ्यूल इतना ही है जिससे कि रेजुलेट तक पहुंच सके, लेकिन मॉरिन यहाँ पे पहले अपने हस्बैंड को ढूंढेगी। इसी कारण जून चिल्लाने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें यहाँ से सीधा रेजुलेट पे ही ये जुपिटर को रोकना है, नहीं तो मैं तुम्हें धक्का देके मार दूंगी इस रोबोट से और यहाँ से खुद बाहर निकलने का रास्ता सोचूंगी। अब मॉरिन को सबसे पहले जून का मुंह बंद करना था, इसी कारण वो स्पेसशिप को काफी स्पीड से लेके जाती है, जिसके कारण स्पेसशिप के अंदर बार बार वार्निंग के साइन आने लगते हैं। वार्निंग के साइन आने से रोबोट जून को अपने साथ ले जाता है। अगर कोई भी डेंजर रोबोट को फील होता है तो वो अपने ओनर को किसी
किसी हेज में बंद कर देता है, जैसा कि वो विल के साथ करता है। और ऐसा ही रोबोट जून के साथ में भी करता है। ये लोग उस पोर्शन में थे स्पेसशिप के जिस पोर्शन को खुद मॉरिन ने डिजाइन किया था बच्चों की सेफ्टी के लिए। लेकिन उस ग्लास को तोड़ने के लिए जून यहाँ पे रोबोट को इंस्ट्रक्शन देती है। दूसरी तरफ अपने जुपिटर को शाइन कराने के लिए और आग जलाने के लिए डॉन यहाँ पे वायर्स को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस स्पेस के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज थी कि डॉन के हेलमेट से इतनी छोटी सी चीज निकल के सीधा डॉन के आंख में जाती है, जिसके कारण डॉन कुछ भी नहीं देख पाता और ब्लाइंड सा हो जाता है। यहाँ पे अब मॉरिन वापस से अपने सिस्टम पे जाके बैठ जाती है और जॉन को ढूंढने लगती है। विल के आने पे मॉरिन बताती है कि जून और रोबोट को दोनों को ही हेज में बंद कर दिया गया है और अब ये जगह पूरी तरीके से सेफ है। हालांकि इन लोगों के पास टाइम बहुत कम है क्योंकि रोबोट उस ग्लास को तोड़ देगा। उससे पहले इन लोगों को जॉन को ढूंढना भी है और रेस्क्यू भी करना है। जून यहाँ पे बैठ के मैनुअल्स पढ़ने लगती है क्योंकि मैनुअल के अंदर जरूर ऐसी कोई चीज होगी जो कि एक एग्जिट शो करती होगी। जून को पता था कि इस जगह को मॉरिन ने डिजाइन किया है बच्चों के लिए, तो इमरजेंसी एग्जिट तो होगी ही होगी। स्पेस के अंदर अब जब डॉन की आंख खराब हो गई थी तो डॉन वायर्स को चेक नहीं कर पा रहा था। इसी कारण अब ये काम जॉन को करना पड़ता है। जॉन को वायर्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता था और डॉन के बताने पे भी जॉन अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। जॉन यहाँ पे डॉन को कहता है कि इसके अंदर मुझे तुम्हारी ही मदद लगेगी, तुम एक कोशिश कर सकते हो, तुम रोने की ट्राई कर सकते हो। अगर तुम रोने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे आंख के अंदर जो भी छोटी सी चीज है वो बाहर आ जाएगी। लेकिन डॉन को तो रोना ही नहीं आ रहा था। तब जॉन यहाँ पे अपनी कोई पुरानी सी स्टोरी बताता है और डॉन के बचपन से रिलेटेड भी कोई बात करता है। इसी कारण डॉन को रोना आता है और उसकी आंख से जैसे ही वो चीज बाहर निकलती है तो वो वायर्स को जोड़ने की कोशिश करता है और उसमें से निकलने वाली हीटनेस जुपिटर कैच कर लेती है। ये चीज मॉरिन भी देख चुकी थी और अपने आंखों से वो जुपिटर का टूटा हुआ हिस्सा देख पा रही थी। ये लोग फटाफट से हार्पून को भी रेडी करते हैं ताकि हार्पून की मदद से जॉन और डॉन दोनों वापस जुपिटर में चढ़ सके। मॉरिन बस हर चीज को लॉन्च करके वहाँ से भाग जाती है क्योंकि इस टाइम तक जून रोबोट के साथ बाहर आ चुकी थी और वो रोबोट के जरिए इन सब लोगों को मरवा भी सकती थी। जून बाहर आते ही रोबोट को इंस्ट्रक्शन देती है कि इन सबको मार डालो। मॉरिन बच्चों के साथ नीचे बेसमेंट में भागती है और हार्पून तो अभी लॉन्च कर ही दिया गया था, लेकिन हार्पून उस जुपिटर तक पहुंच ही नहीं पाया जिससे कि जॉन और डॉन इस जुपिटर तक पहुंच पाए और ये चीज मॉरिन को भी नहीं पता थी। मॉरिन यहाँ पे बच्चों को चैरिट के अंदर बैठने के लिए कहती है। पेनी और जूडी तो चैरिट में बैठ जाती है लेकिन विल बाहर रह जाता है और कहता है कि मैं खुद इस रोबोट से बात करूंगा। अब जब रोबोट विल के सामने खड़ा था तो विल उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम इन्हें कुछ भी नहीं करोगे, हम सब एक फैमिली थे। लेकिन रोबोट की सारी मेमोरी इरेज हो चुकी थी और वो विल की बात बिल्कुल नहीं सुनता। वो रोबोट विल पे अटैक करने ही वाला था कि इतनी देर के अंदर मॉरिन ने उस चीज को एक्टिवेट कर दिया था जिस मशीन के ऊपर बैठ के एक बार विल उड़ रहा था। उसके बार बार टक्कर लगने से रोबोट काफी दूर जाके गिरता है। मॉरिन उस स्पेस को ओपन कर देती है जिससे कि वो रोबोट स्पेस में गिर जाए। वो विल को एक नॉट से बांध देती है और खुद भी एक चीज को पकड़ लेती है। जैसे ही डोर ओपन होता है तो काफी सारी चीजें स्पेस में जाने लगती है। एक बड़ा सा बॉक्स आके सीधा रोबोट से टकराता है और रोबोट स्पेस में चला जाता है। मॉरिन उस दरवाजे को बंद करने ही वाली थी, लेकिन उस दरवाजे को बंद करने से पहले ही इनका पुराना रोबोट और उसके साथ में एक और रोबोट चढ़ता है। दोनों के फेस रेड हो रखे थे। इन दोनों को ही अपना इंजन चाहिए था। चैरिट के ऊपर इशारा करते हुए दूसरा रोबोट उस चैरिट पे अटैक करता है और उसमें से इंजन बाहर निकल जाता है। इंजन लेने के बाद वो दूसरा रोबोट विल को मारने वाला था, लेकिन तभी वो पुराने रोबोट के अंदर अपनी फ्रेंडशिप वापस जाग जाती है और वो अपने ही स्पीशीज वाले एलियन रोबोट के ऊपर अटैक कर देता है। वो रोबोट विल को नहीं मारने देता। इस लड़ाई के अंदर मॉरिन के हेलमेट पे क्रैक आ जाता है और साथ ही साथ विल के सूट में से भी ऑक्सीजन बाहर जाने लगती है। ये रोबोट विल के सूट को ठीक करता है और उस दूसरे रोबोट को बुरी तरीके से मारता है। वो रोबोट नहीं मर पा रहा था, इसी के कारण विल का फ्रेंड रोबोट विल की जान बचाने के लिए उस दूसरे रोबोट को लेकर ही स्पेस के अंदर ही जंप कर जाता है। अब रोबोट तो यहाँ से चले गए थे, लेकिन मॉरिन का सूट टूट रखा था और अगर उसे ऑक्सीजन चाहिए थी तो इस स्पेसशिप को बंद होना पड़ेगा। इसके लिए दरवाजे का मेन कंट्रोल सिस्टम तो टूट गया था और अगर अब इस दरवाजे को बंद करना है तो स्पेसशिप के बाहर जाके बंद करना पड़ेगा। ये काम विल खुद करता है। वो स्पेसशिप से बाहर निकलता है, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और मैनुअली जाके दरवाजे को बंद करता है। उसे और ऊपर की तरफ जाना था और एयर डक्ट की मदद से नीचे आना था, लेकिन ऊपर जाते हुए विल का हाथ किसी चीज को टच करता है और उसका हाथ छूट जाता है और वहीं पे विल स्पेस में लटक जाता है। स्पेस में लटकते हुए विल को सीधा आके जॉन अपने पास में पकड़ लेता है। असल के अंदर जॉन ने हार्पून को पकड़ लिया था और अब वो विल को भी अपने साथ लेके इस स्पेसशिप में आ जाता है, यानी कि डॉन, जॉन और विल तीनों बच चुके थे। मॉरिन एक बार फिर से जॉन को जिंदा देख के बहुत खुश थी और इनके बीच का रिलेशन भी ठीक हो चुका था। जॉन यहाँ पे कहता है कि अगर दूसरी बार हार्पून को नहीं शूट किया जाता तो शायद ये लोग भी कभी लौट नहीं पाते। मॉरिन को पता था कि दूसरी बार हार्पून को मॉरिन ने शूट किया ही नहीं था। इसका मतलब है कि ये काम जून ने किया है। जून को इस समय तक एक हेज में
में बंद किया गया था। मॉरिन आके जून को पूछती है कि आखिर तुमने ऐसी मदद क्यों की। असल के अंदर जून को पता था कि अगर इतने लोग मारे गए तो जून भी अच्छी तरीके से रेजुलेट में नहीं पहुंच पाएगी। खुद की मदद के लिए ही उसने जॉन को बचाया था। तब वो मॉरिन को कहती है कि मेरा बस नेचर ही ऐसा है, तुम लोग मुझे नहीं जान पाए, मैं तो बस सबकी मदद करना चाहती हूँ। तब मॉरिन कहती है कि इस बार चाहे तुम कुछ भी कह लो लेकिन हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अंदर ही अंदर जून को फील हो रहा था कि उसकी सब लोग बात मानेंगे क्योंकि रोबोट अभी भी कहीं गया नहीं था और अगर रोबोट वापस आएगा तो वो जून की बात मानेगा। यहाँ जब ये सारे लोग एक साथ में बैठे थे और आइडिया लगा रहे थे कि रेजुलेट तो यहाँ से जा चुका है तो अब इन्हें क्या करना है। इन लोगों के पास फ्यूल भी नहीं है, रेजुलेट भी यहाँ से जा चुका है। तभी इन लोगों के पास में एक ब्रॉडकास्ट होता है और ब्रॉडकास्ट में न्यूज में ये आता है कि विक्टर अभी भी रेजुलेट को लेकर कहीं नहीं गया है बल्कि अभी भी इन लोगों की जुपिटर का वो वेट कर रहा था। वो रेजुलेट इस जुपिटर को लेने के लिए यहाँ तक पहुँच रहा है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अपने सामने रेजुलेट को आता हुआ देखते हैं। यहाँ पे रेजुलेट ने भी इस जुपिटर को देख लिया था जिसके अंदर कई सारे लोग थे। तभी एकदम से इनका जुपिटर रेजुलेट से दूर होने लगता है। विक्टर पूछता है मॉरिन से कि क्या सब कुछ ठीक है, तो मॉरिन कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारा जुपिटर दूर क्यों जा रहा है। असल के अंदर ये सारी चीजें वो इंजन कर रहा है, एलियन रोबोट वाला इंजन। वो जुपिटर के इंजन को चेंज करता है और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर इनका पूरा जुपिटर यहाँ से गायब हो जाता है। रेजुलेट के सारे लोग ये चीज देखते रह जाते हैं कि इनकी आंखों के सामने जुपिटर गायब हो गया और इस समय मॉरिन का जुपिटर केवल झटके खा रहा था। ये लोग जब अपनी आंखों को खोलते हैं तो इनके सामने कोई रेजुलेट नहीं था बल्कि ये असल के अंदर किसी दूसरे गैलेक्सी में जा चुके थे और इनके सामने जिस तरीके का सिंबल बना हुआ था वो सिंबल विल पहचान जाता है क्योंकि ये वही ड्राइंग थी जो कि एक बार रोबोट ने बनाई थी और बनाने के बाद बताया था कि डेंजर। इसका मतलब है कि ये किसी रोबोट की गैलेक्सी में चले गए हैं जो कि इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और इसी के साथ गाइस काफी सारे सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या ये 5-6 लोग जिंदा बच पाएंगे, अल्फा सेंटोरी ये लोग जा पाएंगे या फिर रोबोट आके इनकी फिर से मदद करेगा, ये सारी चीजें तो गाइस हमें अगले सीजन में ही पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ में नेक्स्ट सीजन में। तब तक के लिए टाटा।